नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे दिव्यास्त्र क्लासेज यूट्यूब चैनल पर। थैंक यू। जय हिंद दोस्तों, मैं नवीन शर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं। आशा करता हूं आप सब एकदम अच्छे हैं, एकदम बेहतरीन हैं। एक बार सारे प्यारे दोस्त बताएंगे आप सब कैसे हैं। उम्मीद करेंगे बहुत अच्छे होंगे, शानदार होंगे। बढ़िया तरीके से आप सब लोगों का न्यू ईयर भी मन चुका होगा। ठीक है, और वापस आप ट्रैक पे आ गए होंगे अपना एक दिन न्यू ईयर मनाने के बाद में कि अब आगे पढ़ाई को हम बहुत अच्छे से और शानदार तरीके से करेंगे। तो आज की क्लास में प्यारे साथी हम पढ़ने वाले हैं आपका फंडामेंटल राइट्स 22, 23 एंड 24, यानी कि आपका आर्टिकल 22 को, आर्टिकल 23 और आर्टिकल 24 को। कल की क्लास में हमने 19, 20 और 21 को पढ़ा था, तो उम्मीद करेंगे वो आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा और आपने उसका एक रिवीजन भी किया होगा। क्लास में आने से पहले 5 मिनट का रिवीजन जरूर किया करो, है ना। आज अपनी क्लास को शुरू करते हैं हम आर्टिकल 22 से। आर्टिकल 22 जो साथी जानते हो वो लिखा करें, क्या आप इस अनुच्छेद के बारे में जानते हैं। गिरफ्तारी, गिरफ्तारी एवं निरोध से संरक्षण इसमें। गिरफ्तारी एवं निरोध से संरक्षण, से संरक्षण, यानी कि एक हम किसकी बात करें, संरक्षण की, प्रोटेक्शन अगेंस्ट, अगेंस्ट, अगेंस्ट गिरफ्तारी यानी कि अरेस्ट, एंड निरोध बोलते हैं हम डिटेंशन को, जिसको हम नज़रबंद भी कहते हैं, किसी को नज़रबंद रखना। ठीक है, अब इसको समझिए। यहाँ पे दो शब्द आए हैं दोस्त, उन दोनों शब्दों को समझे। एक तो अरेस्ट वर्ड आया है और एक आया है आपका डिटेंशन वर्ड यानी कि निरोध। अब ये दोनों ही क्या होते हैं, देखो हम लोगों को समझना होगा। पहले एक जनरल बात आप बताएं, आपने पुलिस की कार्यप्रणाली देखी होगी। पुलिस किसी को भी जब गिरफ्तार करती है तो कब करती है, अपराध से पहले या अपराध के बाद में। जब कोई क्राइम कंडक्ट हो जाता है उसके बाद में, उससे पहले ही गिरफ्तार कर लेती है। तो आप कहेंगे भैया, आप कहेंगे कि क्या बोलेंगे, आप कहेंगे कि जो गिरफ्तारी है हमारी, उस गिरफ्तारी के दो बेसिस पर गिरफ्तारी होती है। गिरफ्तारी को हम समझना है, अरेस्ट को हम लोगों को समझना है कि जो अरेस्टिंग होगी वो दो बेसिस पर होती है, जिसमें पहला आधार होता है जनरली, जिसको आप जानते हैं सभी लोग, अपराध के बाद। इसके बाद, अपराध के बाद ऐसे ऐसी जो गिरफ्तारी होती है उसको हम बोलते हैं पॉनिटिव डिटेंशन, पॉनिटिव डिटेंशन। एक गिरफ्तारियां होती हैं अपराध के पहले, अपराध के पूर्व, अपराध के पूर्व, बिफोर द क्राइम। ऐसे को हम बोलते हैं प्रिवेंटिव डिटेंशन, प्रिवेंटिव डिटेंशन। और प्रिवेंटिव डिटेंशन का मीनिंग होता है आपका, प्रिवेंशन हम किसको कहते हैं, प्रिवेंशन कहते हैं कि बचाव के लिए, यानी कि जो कोई अपराध होने से बच जाए। तो ये तो अपराध हो चुका है तो गिरफ्तारी होगी ही, लेकिन जब गिरफ्तारी ऐसी हो कि होने वाले अपराध को टाला जा सके, यानी ये हमेशा कैसी होगी, ये हमेशा एक शक के आधार पर होती है। किसके आधार पर, एक शक या शंका के आधार पर, लिख सकते हैं आप। किसके आधार पर होगी, शंका के आधार पर। मतलब किसी पर किसी को शक है कि भाई कल को आपको ये पता चले, हमारी जो एजेंसीज हैं, आईबी है, आपका RNAW है, और आपका पुलिस है हमारी, और वो किसी एक व्यक्ति को इस बात के लिए गिरफ्तार कर लेंगे कल को ये कहीं बम विस्फोट कर सकता है, तो होगा या नहीं होगा। भैया आपने नागरिकता वाले पार्ट में कभी PIO लिखा था, कभी POI लिखा था, दोनों अलग अलग है क्या, नहीं अलग अलग नहीं है, वो PIO वर्ड होता है, उसको हम जनरली PIO बोल देते हैं। ठीक है, क्या बोलेंगे आपका, फिर से मैंने वही कहा, PIO होता है, पब्लिक ऑफ इंडियन ओरिजिन होता है, तो उसको हम कई बार जो है दोनों नामों से बुला देते हैं, तो वो मेरी गलती है उसमें। ठीक है, तो शंका के आधार पर, तो समझे जी, गिरफ्तारी जो होगी वो किस आधार पर होगी, आपका अपराध के बाद और अपराध के पहले। तो जब अपराध के बाद में गिरफ्तारी होगी तो यहां से है हमारा आर्टिकल 22(1), 22 का सबसेक्शन 2 उपखंड, और आपका 22 का 3, तीन यहां पर बताए गए हैं। और जब अपराध से पहले गिरफ्तारी होगी तो उससे संबंधित 4 आर्टिकल हैं, जिनको हम कहेंगे आर्टिकल 22(4). कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है ऐसे सीधे सीधे। आर्टिकल 22 का जो सबसेक्शन 5 है, 22 का जो सबसेक्शन 6 है, एंड 22 का जो सबसेक्शन 7 है। ठीक है, तो कितने, अब मुझे बताओ, अगर मैं पूछूं आर्टिकल 22 में कुल कितने उपखंड हैं, तो आप क्या बोलोगे, कितने सब क्लॉज हैं, तो आप कहोगे 3 यहाँ पर है भैया, अपराधी के अपराध होने के जो बाद में गिरफ्तारी होगी, और 4 अपराध, यानी कि गिरफ्तारी होने के, जब अपराध होने से पूर्व ही गिरफ्तारी कर ली जाए तब 4 उपखंडों का वर्णन किया गया है। इनको ही हमें समझना है, बड़े छोटे छोटे से आर्टिकल हैं, नोट करना एक बार यहाँ पर। आर्टिकल 22, आर्टिकल 22(1) क्या कहता है। आर्टिकल 22(1) ये कहता है कि गिरफ्तारी का कारण बताया जाएगा, जिस भी व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया है, गिरफ्तारी का कारण बताया जाएगा, द रीजन ऑफ अरेस्टिंग टू बी टोल्ड। साथ में दूसरी बात क्या की गई, मनपसंद अधिवक्ता, मनपसंद, मनपसंद अधिवक्ता, अधिवक्ता का, अधिवक्ता का या अधिवक्ता के चयन का अधिकार। ये दोनों चीजें उसको यहां पर मिलेंगी। यानी कोई क्राइम कंडक्ट कर दिया किसी ने, किसी क्राइम में उसका नाम आया, उसकी अरेस्टिंग हो गई,
तो उस व्यक्ति के भी अपने अधिकार हैं, इसीलिए हमने क्या कहा था इसको, गिरफ्तारी और निरोध से संरक्षण, मतलब गिरफ्तारी अपराध भी उसने किया, गिरफ्तारी भी उसकी हुई, लेकिन उसके बाद में भी उसको हमारा जो संविधान है वो संरक्षण दे रहा है, प्रोटेक्शन दे रहा है। और वो प्रोटेक्शन क्या है ये बताया जाएगा उसको कि भाई आपको क्यों अरेस्ट किया गया है, हम आपको क्यों अरेस्ट कर रहे हैं, ठीक है। अब देखो यहाँ पर क्या होगा, तो गिरफ्तारी का कारण बताया जाएगा, ध्यान रख लेना, रीजन टू बी टोल्ड, रीजन टू बी टोल्ड या रीजन ऑफ अरेस्टिंग टू बी टोल्ड, कैसे भी आप इसको लिख सकते हैं। और साथ में एडवोकेट ऑफ चॉइस, ये दो बातें यहाँ पर बताई गई हैं, एडवोकेट ऑफ चॉइस। देखो बहुत सारे साथियों को इस बात में बड़ी दिक्कत होती है कि एक वर्ड आता है एडवोकेट, एडवोकेट यानी कि अधिवक्ता। देखो ये तीन शब्द इस्तेमाल होते हैं हमेशा, आप कभी भी जब इस तरह की भाषा को पढ़ोगे तो पहला शब्द तो होगा लॉयर, होता है एक वर्ड, तो उसको समझ लें लॉयर, एक वर्ड होता है एडवोकेट, एडवोकेट, और एक वर्ड होता है आपका बैरिस्टर, बैरिस्टर होता है। तीनों में अंतर ये होता है, लॉयर तो हम उसको कहेंगे जो अभी एलएलबी की पढ़ाई कर रहा है, यानी कि जो कानून की पढ़ाई कर रहा है, तो उस व्यक्ति को आप क्या कहेंगे हमेशा, लॉयर। जो पढ़ाई के दौरान ही व्यक्ति क्या हो जाता है, लॉयर हो जाता है, यानी कि आपका जब उसने लॉ को कर लिया, लेकिन प्रैक्टिस अभी कहीं नहीं करता है, वो अभी प्रैक्टिस पर नहीं है। लेकिन जैसे ही वो प्रैक्टिस पर जाने के बाद में किसी का बचाव पक्ष रखे, भाई कोई आपका बचाव पक्ष वो रखे, किसी को बचाने के लिए कोर्ट में वो आपका मतलब अब जो हियरिंग्स है उनमें आपका पार्टिसिपेट कर रहा है, वहां पर किसी का पक्ष रख रहा है उस व्यक्ति को बचाने के लिए, तो तब वो व्यक्ति एडवोकेट होगा। अंतर समझ में आया, यानी जब किसी का पक्ष रखेगा तब ही एडवोकेट होगा, नहीं तो क्या है, लॉयर है। बात क्लियर है इतनी सी, ठीक है। और इसको हम बोलते हैं हिंदी में अधिवक्ता, अधिवक्ता। और ये क्या होता है आपका लॉयर, यानी कि जो वकालत करे, आपका वकील भी हम इसको कई बार कह देते हैं, कई बार तो बहुत सारे लोग इसको भी वकील बोल देते हैं। बैरिस्टर का मतलब होता है जिसने आपका यूके से लॉ की पढ़ाई की है, जैसे गांधी जी के आगे बैरिस्टर लगता था या नहीं, यूके से लॉ की पढ़ाई, गांधी जी भी तो गए थे आपका क्या लॉ की पढ़ाई करने, तो गांधी जी कहते हैं कि गांधी जी ने वहां से बैरिस्ट्री हासिल किया, बैरिस्टर की पढ़ाई की। तीनों शब्द आप समझ के रखेंगे, कोई दिक्कत तो नहीं। वापस आएंगे तो गिरफ्तारी का कारण बताया जाएगा और मनपसंद अधिवक्ता के चयन का अधिकार होगा, ठीक है। अगली बात, आर्टिकल अगले में क्या अधिकार दिया गया है, 22 का जो सब क्लॉज 2 है उसमें बताया गया है कि 24 घंटे में मजिस्ट्रेट के सामने पेश करना होगा। 24 घंटे में जिस व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया है मजिस्ट्रेट के सामने, जज के सामने पेश करना होगा, सामने पेश, प्रेजेंट टू द मजिस्ट्रेट इन 24 आवर्स। आपको ध्यान रखना है 24 आवर्स को, इससे बहुत क्वेश्चन बनते हैं। अब देखो इसमें एक इंपॉर्टेंट बात है, मान के चलो कोर्ट बहुत दूर है, तो हमेशा आप अपने दिमाग में एक इमेज बनाकर रखें कि इसमें आने ले जाने का जो टाइम है वो काउंट नहीं होता है। लाने ले जाने का समय काउंट होता है क्या, बोले यस और नो, नहीं। नहीं तो ऐसे पता चला कि भाई 24 घंटे जो है कोर्ट तक जाने में ही लगे, और ये बोले कि भाई 24 घंटे में तो आना था, तो आने और जाने का जो भी समय होगा वो काउंट नहीं होगा, ओके। आर्टिकल 22 का सबसेक्शन 3 ये क्या कहता है, ये कहता है विदेशी शत्रु को ये अधिकार प्राप्त नहीं होंगे, विदेशी शत्रु को, विदेशी शत्रु को ये अधिकार जो है वो प्राप्त नहीं होंगे, ये अधिकार प्राप्त नहीं होंगे। क्या नहीं होगा, विदेशी शत्रु को इन अधिकार, विदेशी शत्रु कौन हुआ, जैसे किसी एक उदाहरण लिखिए, आप किसी देश का नाम लिखिए, लिखें जी फटाफट से। अब लोग कि भाई विदेशी शत्रु जैसे हम कह सकते हैं पाकिस्तान, तो जो हमारे क्या है आपका फॉरेन एनिमी है, उनका कोई व्यक्ति अगर गिरफ्तार हो गया है और मान के चलो पाकिस्तान का कोई व्यक्ति यहाँ पर रह रहा है और उसने कोई अपराध कर दिया, तो अपराध कर दिया तो क्या उसको मनपसंद वकील चुनने का अधिकार होगा, नहीं। क्या उसको 24 घंटे में पेश किया जाएगा, नहीं। यानी कि 1 और 2 के तहत जो सुविधाएं यहाँ पर हमारे भारतीय नागरिकों को या विदेशी मित्रों को प्राप्त हैं वो विदेशी शत्रुओं को प्राप्त नहीं है। चीन लिख दिया बहुत सारे लोगों ने, बहुत बढ़िया। तो क्या बोलेंगे, विदेशी शत्रु को ये अधिकार प्राप्त नहीं होंगे, दीज राइट्स विल नॉट बी प्रोवाइडेड टू फॉरेन फॉरेन एनिमीज, ओके। बात समझ में आई। तो अपराध के बाद में ये 3 अधिकार होते हैं, तीनों बड़े आसान हैं। फिर हम बात करते हैं अपराध के पूर्व क्यों गिरफ्तार किया जा रहा है। अब देखो समझो, रॉलेट एक्ट आपने सुना है सभी लोगों ने। रॉलेट एक्ट में क्या करते थे अंग्रेज, भारत में जो साथी आपका क्रांतिकारी आंदोलन था उसको कि भाई रिवॉल्यूशनरी, जो हमारे जितने भी लोग रिवोल्ट कर सकते हैं, रिवॉल्यूशन कोई हो सकता है या कोई रिवॉल्यूशनरी है, आंदोलनकारी है, तो उसको पहले ही कैप्चर कर लिया जाता था कि भाई कहीं ऐसा ना हो कि ये कोई संगठन बनाया, इनके विचारों से कोई क्रांति भड़के। तो रॉलेट एक्ट भी क्या था, एक तरह का, आप कहेंगे भैया अपराध तो करने से पहले ही व्यक्ति को गिरफ्तार कर लिया जाता था। तो हमारे देश में बड़ा विरोध होता है इसका, प्रिवेंटिव डिटेंशन। क्या बोलेंगे, प्रिवेंटिव डिटेंशन को लोग बोलते हैं कि भाई ये तो रॉलेट एक्ट है, अपराध हुआ नहीं उससे पहले ही गिरफ्तार कर रहे हो आप लोग, तो ये तो क्या हुआ, ये तो रॉलेट हो गया। तो इसको लेकर के भी बड़ा विवाद है देश में, बहुत बार इसकी बहस चलती है। तो ये क्या है प्रिवेंटिव डिटेंशन, इसमें कौन कौन सी 4 बातें की गई हैं वो समझना है। कौन कौन से आर्टिकल मैंने बताए थे आपको, आर्टिकल 22 का जो सब सेक्शन 4 है वो क्या कहता है, वो कहता है कि जो निवारक निरोध है, निवारक निरोध यानी कि प्रिवेंटिव डिटेंशन निरोध 3 महीने से अधिक नहीं होगा, 3 महीने से अधिक नहीं होगा। यहां गिरफ्तारी किस आधार पर की गई थी जरा बताएं। आप कहोगे किसी व्यक्ति को कि भाई वो कोई योजना बना रहा है, सिर्फ शक के आधार पर, शक के आधार पर उसको गिरफ्तार कर लिया गया। अब हमारे वहां अगर मैं बोलूं अपराध होने के बाद में गिरफ्तारी थी तो कितने घंटे में पेश करना था, तो 24 आवर्स में, 24 घंटे में। तो लेकिन इस व्यक्ति के पास वो अधिकार नहीं है, क्योंकि इसको क्या किया गया है, क्या बोलेंगे, इसको प्रिवेंशन डिटेंशन में अरेस्ट किया गया है, और इसको 3 महीने से ज्यादा के लिए, यानी कि भैया आप उसको 3 महीने तक रख सकते हैं, बिल्कुल। जो निवारक निरोध है वो 3 महीने का हो सकता है और इससे ज्यादा भी हो सकता है। लेकिन अगर इसको बढ़ाना है तो वह बढ़ेगा उसी हिसाब से जो संसद के द्वारा बनाई गई कोई विधि है। ऐसे नहीं कि भाई किसी अथॉरिटी ने अपनी मर्जी से कितना भी बढ़ा लिया, तो इसको 3-3 महीने करके बढ़ाया भी जाता है। जैसे आप कभी भविष्य में पढ़ेंगे राष्ट्रीय सुरक्षा कानून को, नेशनल सिक्योरिटी एक्ट, तो जो एनएसए होता है, एनएसए
भाई नेशनल सिक्योरिटी एक्ट है हमारा, एनएसए, राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम, जिसको रासुका हम कहते हैं। तो रासुका में क्या होता है, राष्ट्रीय सुरक्षा कानून में, इसमें तो ये डिटेंशन जो है 12 माह तक का हो जाता है। कि भाई किसी व्यक्ति को गिरफ्तार कर लिया गया कि वो देश की सुरक्षा के लिए खतरा है, नेशनल सिक्योरिटी के लिए कोई वो थ्रेट है, तो उसको 12 महीने तक डिटेन किया जा सकता है। लिखेंगे इसको, प्रिवेंशन डिटेंशन, प्रिवेंशन डिटेंशन शुड नॉट बी मोर देन 3 मंथ्स। अब आप समझ गए होंगे, ये गंभीर अपराधों के लिए ही होता होगा भैया। फिर इसमें ही अगले आर्टिकल में, आर्टिकल 22 के 5 में क्या बताया गया है, देखो एक बड़ा अच्छा क्वेश्चन मैं आपको यहाँ से पूछूंगा कि यहाँ पर क्या बोलेंगे, कारण बताया जाएगा, कारण बताया जाएगा, कारण बताया जाएगा कि भाई किस कारण से तुम्हें गिरफ्तार किया गया है, यानी कि रीजन टू बी टोल्ड, रीजन टू बी टोल्ड, अर्थात कारण बताया जाएगा। और दूसरी बात यहाँ पर क्या की गई है कि व्यक्ति अपना पक्ष रख सकता है, व्यक्ति अपना, या जो विक्टिम है अपना पक्ष रख सकता है, रख सकता है, यानी पर्सन कैन पुट हिज साइड, अपना पक्ष, पर्सन कैन पुट हिज साइड। क्योंकि देखो एक तो उसको बताया गया कि भाई आप इस तरह की योजना में शामिल थे और इसीलिए हमने आपको अभी डिटेन किया है, ठीक है, इसलिए हमने आपको क्या बोलेंगे अभी डिटेन किया है। और साथ में ये कहा गया है आपका कि कारण बताया जाएगा, और साथ में क्या कहेंगे, उस व्यक्ति के पास भी अपना जो है अपना पक्ष रखने का, अपना पक्ष रखने का जो है उसको मौका दिया जाएगा कि वो बताए कि वो इसमें, अगर वो सिद्ध करे कि भाई वो इसमें शामिल नहीं है तो वो अपना पक्ष रख सकता है इसको, ठीक है। ये 22(5) में बताया गया है। ऐसे ही फिर आता है आपका आर्टिकल 22(6), इसमें लिखा गया है यदि जरूरी ना लगे तो नहीं बताया जाएगा। अगर नेशनल सिक्योरिटी के लिए कोई ज्यादा बड़ा खतरा है तो उसको बताया भी नहीं जाएगा, यदि जरूरी ना लगे तो बताया भी नहीं जाएगा, बताया भी नहीं जाएगा ना जी। इफ नॉट नेसेसरी, इफ नॉट नेसेसरी देन इट विल नॉट बी टोल्ड, विल नॉट बी टोल्ड, अगर जरूरी नहीं है तो नहीं बताया जाएगा। यानी एक तो बात की गई कि बताया जाएगा, और अगर मान के चलो कोई थ्रेटन है देश के लिए, बड़ा कोई खतरा है, तो उसको अगर जरूरत नहीं है गिरफ्तार करने वाली अथॉरिटी को तो बताई भी ना। 22(7), इसमें कहा गया है किन मामलों में कितना निरोध, मतलब कौन सा मैटर है और उसमें कितना, कितने टाइम के लिए उसको डिटेन किया जाएगा, किन मामलों में। अच्छा मुझे एक बार थम्स अप करके बताओ, कल मैंने ये आपको डिटेंशन बताया था, उसका मायना बताया था, डिटेंशन क्या होता है, निरोध क्या होता है। मैंने खुद का ही उदाहरण देके आपको बताया था कि शक के आधार पर किसी व्यक्ति को एक आपका किसी भी जगह पर नजरबंद रख देना, और पुलिस के, प्रशासन के द्वारा या अन्य किसी भी माध्यम से उन पर नजर बनाए रखना सरकार के द्वारा। क्लियर था ना, ठीक है। किन मामलों में कितना निरोध होगा, हाउ मच डिटेंशन, भाई किसको कितने टाइम के लिए डिटेन किया जाएगा, हाउ मच डिटेंशन, इन विच केसेस, इन विच केसेस, ये किसमें बताया गया है, 22 के सब क्लॉज 7 में बताया गया है। बात क्लियर है, छोटी सी बात थी, फिर से हम एक बार दोहरा देते हैं। आर्टिकल 22 में क्या बताया गया है कि व्यक्ति अगर गिरफ्तार होगा तो उसके कुछ, उसके पास अपनी प्रोटेक्शन के कुछ राइट्स हैं। दूसरा, अगर व्यक्ति को निरोध किया जाता है, यानी कि नजरबंद, जो साथी नहीं जानते वो लिख लो, इसका मतलब होता है डिटेंशन का मतलब होता है नजरबंद। कई बार राजनीतिक लोगों को आप अखबारों में पढ़ोगे आज के बाद में कि इस व्यक्ति को नजरबंद कर लिया गया, ठीक है, तो उसका मतलब है उस घर में भी कर लिया जाता है उनके में, या कहीं उनके फार्म हाउस पर कर सकते हैं, या किसी अन्य जगह पर कर सकते हैं। ओके, देखो तो क्या बोलेंगे यहाँ पर, आपका गिरफ्तारी हुई, पनिटिव डिटेंशन हुआ अपराध के बाद में हमेशा, कि एक व्यक्ति ने किसी का मर्डर कर दिया, मर्डर कर दिया, ठीक है, तो अपराध तो हो चुका है, ठीक है, या उसने कोई चोरी कर ली तो अपराध हो चुका ना। या यहाँ पर मान के चलिए आप, कोई व्यक्ति जो है एक योजना बना रहा है कि वो भविष्य में वो लोग बैंक को लूटेंगे, अभी लूटा नहीं है, बैंक लूट भविष्य में, तो ये तो भविष्य की योजना हुई, अभी उसने लूटा नहीं है, ठीक है। तो वहां पे हमेशा गिरफ्तारी शक के आधार पर होगी। यहाँ पर अपराध होने के बाद में क्या हो चुका है, चोरी और मर्डर या कुछ भी, ये हो चुका है, हो चुका है। तो जो इस अपराध को कर रहे हैं, जिन्होंने आपका उसको कंडक्ट कर चुके हैं, तो उनको बताया जाएगा रीजन, ठीक है, वो अपना जो भी वकील कर सकते हैं जो उनका पक्ष रखेगा, 24 घंटे में मजिस्ट्रेट के सामने जाएगा, आने जाने का समय काउंट नहीं होगा, विदेशी शत्रु को अधिकार प्राप्त नहीं होंगे। 22 का 4 कह रहा है कि निवारक निरोध 3 महीने से अधिक नहीं होगा। 22 का 5 बता रहा है कारण बताया जाएगा और व्यक्ति अपना पक्ष रख सकता है। 22(6) में यदि जरूरी ना लगे, भाई पहले तो क्या 3 महीने कारण बताया जाएगा, चाहे तो कारण ना बताएं, और कितना निरोध होगा यानी कितने दिन के लिए उसको डिटेन किया जाएगा, ये 7 में बताया गया, याद रखेंगे। नहीं बिल्कुल डिफरेंट नहीं है सरोज राणा जी, एक ही बात है। किसी को हाउस अरेस्ट कर लिया गया तो ये इसी के अंतर्गत आता है। हाउस अरेस्ट भी क्यों किया गया होगा आप सोचिए, अगर क्राइम कर लेता तो फिर तो उसको न्यायालय ले जाते। तो हाउस अरेस्ट कर रहे हैं, तो हाउस अरेस्ट किस बात के लिए कर रहे हैं कि भविष्य में वो किसी ऐसी कोई योजना बना रहा है या किसी एक्शन को वो एग्जीक्यूट कर सकता है, किसी आपका जो कार्यविधि है उसको वो अंजाम कर दे सकता है, तो इसीलिए तो हाउस अरेस्ट किया जाता है। तो मैंने कहा ना डिटेन घर में भी किया जा सकता है, तो वही हाउस अरेस्ट है। बात क्लियर है, आगे आगे आते हैं, लिखेंगे यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट जो एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कुछ निवारक निरोध अधिनियम, अधिनियम कौन कौन से हैं पूछ लिया जाता है, कौन सा इनमें से निवारक निरोध अधिनियम है, यानी कि सम प्रिवेंशन डिटेंशन एक्ट्स, एक्ट्स। एक तो आया तो भारत की आज़ादी के बाद में, जब लोगों को जरूरत पड़ी कि भाई लोगों को ऐसे डिटेन करने की भी जरूरत है, हर व्यक्ति को गिरफ्तार करके क्यों भेजना, पहला आया था निवारक निरोध अधिनियम
सबसे पहला यही है, निवारक निरोध अधिनियम आज़ाद भारत का सबसे पहला है 1950। कई बार क्वेश्चन पूछा गया है, निवारक निरोध अधिनियम 1950। क्या बोलेंगे इसको? प्रिवेंशन डिटेंशन एक्ट, पीडीए, प्रिवेंशन डिटेंशन एक्ट। अब क्वेश्चन ये भी पूछा गया है कि निवारक निरोध अधिनियम को कब खत्म किया गया था? कब खत्म किया गया था इसको याद रख लेना। जब इसका विरोध हुआ तो इसको 1969 में खत्म कर दिया गया। दोनों याद रखना, इनके वर्ष भी खत्म कर दिया गया। इसमें व्यक्तियों को भाई कैसे उनको हाउस अरेस्ट किया जाएगा, डिटेंशन में रखा जाएगा। फिर एक आया था आपका आंतरिक सुरक्षा व्यवस्था अधिनियम, आंतरिक सुरक्षा व्यवस्था अधिनियम। थोड़ा सा कॉपरेट करेंगे दोस्त, आज थोड़ा मेरी तबीयत ठीक नहीं है ना, ये रिक्वेस्ट है मेरी आपसे, आज थोड़ा सा आप कॉपरेट करेंगे अगर आवाज़ वगैरह का कोई इशू होता है तो। आंतरिक सुरक्षा व्यवस्था अधिनियम का क्या है? मेंटेनेंस ऑफ आंतरिक सुरक्षा की बात करें, यानी कि मेंटेनेंस ऑफ इंटरनल सिक्योरिटी, मेंटेनेंस ऑफ इंटरनल सिक्योरिटी एक्ट। तो ये आया था आपका 1971 में, 1971 में। कब का है? 1971 में। याद रख लेना, इसको 1977 में खत्म कर दिया गया था। 1977, 1977, 1977 में इसको वापस ले लिया। इसका भी विरोध हुआ। देखो हुआ क्या था, 1971 में आपको पता होना चाहिए इंदिरा गांधी जी हमारे देश की प्रधानमंत्री थी। अब जब इंदिरा गांधी हमारे देश की प्रधानमंत्री बनी थी तो आपको पता होना चाहिए प्रधानमंत्री बनने से पहले उनकी इमेज क्या थी देश में। अतिरिक्त बातें ना करें प्लीज, कोई भी साथी अतिरिक्त बात ना करें, मेरी बातों पर ध्यान लगाएं। तो वहाँ पर क्या हुआ था कि लोग इंदिरा गांधी जी को समझते थे कि भाई ये तो क्या ही अब देश चलाएंगे, तो गूंगी गुड़िया हैं। तो पूरे देश में उनकी वो छवि थी और सोचते थे सब लोग भारत की जो डेमोक्रेसी है उसको बहुत कमजोर नेता मिला है। इवन अमेरिका के जो राष्ट्रपति थे निक्सन, उन्होंने तो इंदिरा गांधी से मिलने तक भी मना कर दिया था, तो उन्होंने उपहास उड़ाया था इंदिरा गांधी जी का। तो इसके बाद में क्या हुआ आपको पता होना चाहिए, इंदिरा गांधी जी ने खुद की बोल्डनेस दिखाने के लिए कि मैं कमजोर नहीं हूं, उन्होंने भारत के संविधान में बहुत सारे संशोधन किए, बहुत सारे बदलाव किए। अब जब उनका वो इतने सारे बदलाव कर रही थी तो बहुत सारे राजनीतिक दल उनका विरोध करते थे, बहुत सारे लीडर्स उनका विरोध करते थे। उन्हीं एक विरोध में कि भाई इन लोगों को कैसे अब सप्रेस किया जाए, कैसे इनका दमन किया जाए जो मेरे खिलाफ उठती आवाजें हैं, तो वो लेके आई थी मीजा, मेंटेनेंस ऑफ इंटरनल सिक्योरिटी एक्ट 1971। इसमें क्या था, व्यक्ति को गिरफ्तार कर लिया जाता था और उसका कारण नहीं बताया जाता था। मैंने क्या बताया, ये सब क्या है, ये सब निवारक निरोध अधिनियम है। अर्थात इनमें जब गिरफ्तारी होगी तो जरूरत ना लगे तो कारण नहीं बताया जाएगा। बताओ कौन सा सब सेक्शन है ये, कि जरूरत नहीं लगे तो कारण नहीं बताया जाएगा। तो अथॉरिटी तो कह देगी भैया हमको जरूरत नहीं लग रही है कारण बताने की, तो कारण तो नहीं बताएंगे। तो इस टाइम पे आपको पता होना चाहिए इंदिरा गांधी जी ने इसका बहुत प्रयोग किया। इंदिरा गांधी जी जब चुनाव लड़ रही थी आपका रायबरेली सीट से, तो वो अपने चुनाव में हार गई थी और कहते हैं सरकारी मशीनरी का प्रयोग करके उन्होंने अपनी जीत जो है वो हासिल करवाई, खुद को जीता हुआ दिखाया। लेकिन मामला गया हाई कोर्ट में, तो जिसके लिए मैंने कल आपको बताया कि उन्होंने तो फखरुद्दीन अली अहमद जी से फोन कॉल पे बोल के कि विदेश में इमरजेंसी लगेगी। अभी तो 44वें संविधान संशोधन 1978 में कहा गया कि फोन कॉल पे इमरजेंसी नहीं लग सकती है, देश में आपातकाल लग गया। अब आपातकाल जब देश में लगा तो जितना भी लोग उनका विरोध कर रहे थे, तो 1 लाख लोगों की गिरफ्तारी हुई इस एक्ट से, 1 लाख लोग। ठीक है, क्या बोलेंगे? और ये जो मीजा है, मीजा, और ये मीजा किसकी बेटी का नाम है बताओ, मीजा भारती किसकी बेटी का नाम है? मीजा भारती आरजेडी के नेता हैं लालू प्रसाद यादव जी बिहार में, क्योंकि वो बिहार में विरोध कर रहे थे। तो मीजा भारती का जन्म जो हुआ है 1976 में हुआ है, एमपी मीजा भारती। 1976 में जन्म हुआ मीजा भारती का। तो लालू प्रसाद यादव जी ने अपनी बेटी का ही नाम, आप ठीक लिख रहे थे एक बच्चे का, उन्होंने अपनी बेटी का जो नाम है वो मीजा ही रख दिया। ओके, नहीं इन बच्चों को तुम ब्लॉक क्यों करते हो यार, कितनी बार बोला, वाई? आदत हो गई क्या तुम्हें? नहीं करने दो ना कॉपी पोस्ट, उसका अधिकार है। बच्चों मत किया करो तुम प्लीज, खुद को साध के रखो, साध के नहीं करना, अतिरिक्त कमेंट नहीं करना। ओके ठीक है, इतनी बात समझ गए। एक बच्चे ने क्वेश्चन पूछा है, सर आर्टिकल 22(1) और 22(5) में क्या डिफरेंस है? दोस्त आपको ये नहीं पता कि मैंने बताया ये जो 22(1) से लेकर के 3 है ये अपराध होने के बाद में है, और ये जो आपका 3 के बाद में जितने भी हैं ये अपराध होने के पहले हैं, यानी यहां पर अपराध नहीं हुआ है, यही डिफरेंस है। मैंने 2 या 3 बार आपको बताया इतने प्यार से, इसके ख्यालों में रहते हो तुम। आएंगे वापस, लिखो तीसरा एक एक्ट आया यहाँ पर, तो याद रखेंगे इसको। क्या बोलेंगे, आपका कब खत्म हुआ है? 1977 में। फिर जैसे ही देश में से इमरजेंसी हटी थी किस महीने बाद, तो आपका जनता पार्टी की सरकार आ गई थी, तो जनता पार्टी की सरकार ने इसको खत्म कर दिया। तीसरा है विदेशी मुद्रा। इस तरह के अपराध में कभी फंसे आप तो तब भी आप पर क्या होगा, डिटेन किया जाएगा आपको। विदेशी मुद्रा संरक्षण एवं तस्करी, एवं तस्करी, तस्करी निवारण अधिनियम, अधिनियम बताओ कब आया था? यह आया था 1974 में, और इसी को हम बोलते हैं कोफेपोसा, 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 कोफेपोसा। अभी भी ये हमारे देश में लागू है, यानी कि निवारक अधिनियम हो गया आपका। क्या बोलेंगे? कंजर्वेशन, कंजर्वेशन ऑफ फॉरेन एक्सचेंज, कंजर्वेशन ऑफ फॉरेन एक्सचेंज एंड प्रिवेंशन ऑफ स्मगलिंग। स्मगलिंग का मतलब समझते हो, यस और नो? प्रिवेंशन ऑफ स्मगलिंग एक्टिविटीज, स्मगलिंग एक्टिविटीज एक्ट।
देखो, स्मगलिंग का मतलब क्या होता है, जब आप बिना इजाजत के किसी प्रकार का व्यापार कर रहे हैं, वो किस श्रेणी में आता है, वो हमेशा स्मगलिंग में आएगा। ठीक है, जैसे मान के चलो आप भाई आप बिना कोई उस पर टैक्स नहीं दे रहे हैं, आप सोने के लिए ऑथराइज डीलर नहीं है और आप विदेश से किसी तरीके से गलत तरीके से सोना लेकर के यहाँ पर बेच रहे हैं, तो वो क्या है, स्मगलिंग है। किसी भी प्रकार का जो अनऑथराइज्ड आपका बिजनेस है या अनऑथराइज्ड आपका कोई भी इंपोर्ट एक्सपोर्ट है, वो सब किस में आएगा, आपका स्मगलिंग में आता है। ठीक है, मतलब स्मगलिंग वो सारी चीजें हैं जिनकी इजाजत सरकार नहीं देती। जैसे सुल्तान मिर्जा का डायलॉग सुना होगा ना तुमने, मैंने बचपन से काम ही वो किए हैं जिनकी इजाजत सरकार नहीं देती, तो इसका मतलब क्या है, वो बहुत बड़ा स्मगलर है। तो यानी कि जिनकी परमिशन गवर्नमेंट नहीं दे रही है, ठीक है, तो वो क्या है, वो स्मगलिंग में आएंगे, स्मगलिंग में आते हैं। ओके, अगला आएगा राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम। कोई व्यक्ति अगर राष्ट्र की सुरक्षा के लिए खतरा है, राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम कोफेपोसा अभी भी लागू है। राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम, ये बताओ अभी लागू है या नहीं, क्या जानते हैं आप इसके बारे में। 1980, 1980, 23 सितंबर 1980 को आया था, बड़ी डेट भी बड़ी फेमस है। नेशनल सिक्योरिटी एक्ट, उस व्यक्ति को डिटेन किया जा सकता है जो क्या है, देश की सुरक्षा के लिए खतरा है। नेशनल सिक्योरिटी एक्ट 1980। और इसमें मैंने क्या बताया, कितने दिन तक डिटेन करके रखा जा सकता है, अभी मैंने आपको बताया था। सर मीज़ा भारती क्या है, प्लीज़ एक्सप्लेन कर दीजिए। बच्चों अच्छे 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 स्टूडेंट बने, मैंने बताया कि अभी ध्यान से आप सुने, ऐसे बच्चों को ब्लॉक कर दिया करो। ओके, जो ना पढ़े ध्यान से, ऐसे अधिकार है आपको, बताने के बावजूद भी जो ना सुने उसको मुक्ति दे दो, उसका पढ़ने में बिल्कुल मन नहीं। तो राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम 1980 हो गया आपका। एक हमारे देश में कोई आतंकवाद की घटनाओं को अंजाम देना चाह रहा है, तो उनके लिए आया आतंकवाद एवं एवं विध्वंसक। तुम तो ऐसे हो, तुम्हें डंडे से पढ़ाया जाए। आतंकवाद एवं विध्वंसक गतिरोध गतिरोध निरोध अधिनियम, या निवारण भी आप लिख सकते हैं, निरोध अधिनियम। अधिनियम आतंकवाद को रोकने के लिए, यानी कि टेररिस्ट एंड डिसरप्टिव डिसरप्टिव गतिरोध निरोध अधिनियम, एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट, एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट। तो ये किस ईयर का है, तो आप समझ सकते हो किसके लिए आया, तो इसका नाम पढ़िए, TADA। इसी को हम बोलते हैं टाडा। क्या बोलोगे, टाडा। तो टाडा एक्ट क्या आया था, आतंकवादी गतिविधियों पर रोकथाम करने के लिए 1985 में लागू हुआ था, लेकिन नोट करके लिखना 1995 में इसको वापस ले लिया गया, 1995 में समाप्त कर दिया गया, समाप्त कर दिया। आतंकवादी जितने भी लोग हैं, मान के चलो कोई अरेस्ट हो गया और किसी आतंकवादी घटना में संलिप्त और भविष्य में कि वो किसी आतंकवादी घटना को अंजाम दे सकता है। संजय दत्त पे कौन सा लगा था बताओ, आतंकवाद निरोधी अधिनियम। जब AK-56 मिली थी उनके, 47 में नहीं, AK-56, आतंकवाद निरोधी अधिनियम। इसके बाद में इसको रिफॉर्म करके आया आतंकवाद निरोधी अधिनियम, जिसको हम बोलते हैं प्रिवेंशन ऑफ टेररिज्म एक्ट। प्रिवेंशन ऑफ, इनको दोस्त महत्वपूर्ण मार्क करना, हर एग्जाम में पूछे जाते हैं। प्रिवेंशन ऑफ टेररिज्म एक्ट, नाम पढ़िए, POTA, यानी पोटा है, पोटा एक्ट पूछेगा आपसे। पोटा एक्ट कब का है, 2002 का, लेकिन इसको भी रिपील कर दिया गया कब, 2004 में। 2004 में इसको भी समाप्त कर दिया गया। इसके तहत बहुत सारी ऐसी गिरफ्तारियां की जा रही थी कि इसका बहुत विरोध हुआ, और आपका कांग्रेस सरकार जब आई तो कांग्रेस सरकार क्या बोलेंगे आपका, क्योंकि यहाँ पे तो बीजेपी की गवर्नमेंट थी, और अक्सर सरकारें क्या करती हैं, जिन चीज़ों का विरोध करती हैं, कि भाई आम जनता को भी गिरफ्तार किया जा रहा है और उन पर पोटा चलाया जा रहा है। और अगले वर्ष जब उनकी सरकार आई तो उन्होंने क्या कर, अगले वर्ष नहीं सॉरी 2 वर्षों के बाद में, क्योंकि 2004 से 14 तक कांग्रेस की गवर्नमेंट रही, तो उन्होंने उसको वापस कर लिया। ठीक है, आगे आएंगे, तो यहाँ पे लिखेंगे आतंकवाद निरोधी अधिनियम हो गया। और आपका फिर है, तो भैया फिर क्या आतंकवादियों को गिरफ्तार नहीं किया जाता है, तो अभी भारत में जो चल रहा है वो है गैर कानूनी गतिविधियां निवारण अधिनियम, गैर कानूनी गतिविधियां निवारण अधिनियम। ये भारत में आज लागू है। आपसे कभी भी पूछे भारत में वर्तमान में आतंकवादी गतिविधियों पर आपका पकड़ बनाने के लिए कौन है, तो आप बोलोगे अनलॉफुल, अनलॉफुल जो कानून के संगत नहीं है उसको बोलते हैं अनलॉफुल, अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट, प्रिवेंशन एक्ट। तो ये आया था साथी आपका 1967 में, 1967 में। तो ये तो खत्म ही हो गए, तो इनकी तो कोई बात ही नहीं है। मैंने बताया NSA में डिटेन किया जा सकता है कितने दिन के लिए, तो इसमें जो डिटेन पीरियड है वो 12 माह का हो सकता है। जो आपका साथी निवारक निरोध है, जो प्रिवेंटिव डिटेंशन है, वो 12 मंथ तक का हो सकता है। ठीक है, उसको 3-3 महीने करके संसद की बनाई गई किसी विधि से बढ़ाया जाएगा। जो UAPA, यानी वर्तमान में क्या चल रहा है हमारा UAPA, इसको नोट कर लेना, इसका नाम है UAPA, क्योंकि कभी कभी आपको छोटा नाम भी लिख के दे देता है, एब्रीविएटेड फॉर्म भी दे देता है, संक्षिप्त रूप। तो UAPA में क्या है आपका, जो अगर आप इसके अंतर्गत अपराधी हैं तो आपको मृत्युदंड तक दिया जा सकता है, आजीवन कारावास, पूरी जिंदगी तक आपको क्या बोलेंगे, जेल में रखा जा सकता है। इसको बोलते हैं लाइफ इंप्रिजनमेंट, लाइफ इंप्रिजनमेंट। और मृत्युदंड का मतलब क्या है, डेथ पेनल्टी, डेथ पेनल्टी, यानी कि आपकी जीवन लीला समाप्त की जा सकती है आप इस तरह की घटनाओं में शामिल हैं। तो इसमें मैक्सिमम कानून है, यानी कि आतंकवादी किसी गतिविधि में आप पाए गए हैं तो UAPA एक्ट के तहत सजाओं का प्रावधान है कि भाई आपकी गिरफ्तारी जो हुई और ये साबित हो जाता है आप इसमें शामिल थे, तो मृत्युदंड मैक्सिमम आपका पनिशमेंट है वो दिया जा सकता है, आजीवन कारावास भी दिया जा सकता है। कोई दिक्कत, आगे बोलेंगे भाई, बोलो। सर पहला वाला आपने 1969 बोला और 1996 लिख गया गलती से, ऐसा कुछ हुआ क्या, 1996 लिख गया गलती से, नहीं दोस्त 1969 ही तो लिखा हुआ है दोस्त। ठीक है, कोई दिक्कत कोई परेशानी भाई इस बात में, कोई भी दिक्कत। कब खत्म हुआ, 1996 में नहीं भैया, 1969 में खत्म हुआ है।
तो समझ गए निवारक निरोध क्या होता है, एक बार थम्स अप करके बताएं सारे अच्छे स्टूडेंट्स, थोड़ा सा विकसित हो जाओ यार। आगे बताएंगे भाई, इतनी बात क्लियर है? फटाफट से बताएं, फटाफट से, फटाफट से। समझ गए ना? अगर आपने कोई अपराध किया है तो उसका मतलब हुआ आपका अपराध होने के बाद की गिरफ्तारी, वहां आर्टिकल 22 से 3 तक है। और या आपको अपराध होने से पहले गिरफ्तार किया जाएगा तो शक के आधार पर गिरफ्तार किया जाएगा, वहां 22-24 में क्या बताया, निवारक निरोध जो होगा वो साथ ही आपका 3 महीने से अधिक नहीं होगा। अगले में बताया गया आपका 5 में कि कारण बताया जाएगा, 6 में बताया गया कारण नहीं बताया जाएगा, जरूरी नहीं है तो, और 7 में बताया गया कि किन मामलों में, यानी कि किन आपका किस मामले में कितना निरोध होगा, वो 7 में बताया गया। ठीक है, बहुत बढ़िया, तो ही ना अच्छे स्टूडेंट्स, ऐसी बात। फिर आते हैं, हम किसके, आर्टिकल 23। अब मुझे बताओ आर्टिकल 23 और 24 क्या बताए थे मैंने आपको? शोषण के विरुद्ध अधिकार। इसमें कितने आर्टिकल आते हैं दोस्त? शोषण के विरुद्ध अधिकार में कितने आर्टिकल आते हैं? शोषण के विरुद्ध अधिकार में तो आप बोलेंगे राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉइटेशन, भैया आपने हमको बताए थे। इसमें 2 आर्टिकल आते हैं हमारे, आर्टिकल 23 और 24। यानी आपका शोषण नहीं किया जा सकता है। क्या नहीं किया जा सकता आपका? शोषण, एक्सप्लॉइटेशन को अलाउड नहीं करता है राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉइटेशन। अब ये क्या होते हैं, देखो इनको समझो। अब सबसे पहले तो शोषण को समझना होगा। आप जरा सोचिए कि शोषण से आप क्या समझते हैं। जैसे मैं आपसे बोलूं कि आज आप शोषण के ऊपर एक परिभाषा लिखो, शोषण क्या है, सोचिए। तो शोषण का मतलब होता है दोस्त, एक आसान सी भाषा में आपको मैं बताऊं, एक कोई स्ट्रांग पर्सन है, मतलब एक शक्तिशाली व्यक्ति है, और किसी वीक पर्सन को, यानी कि किसी कम, जिसके अंदर शक्ति नहीं है, कहीं कमजोर व्यक्ति को, वो किसी भी तरीके से दमित कर रहा है, यानी उसका दमन कर रहा है, उसका सप्रेशन वो कर रहा हो, और ये सप्रेस्ड क्लास हो गई फिर, तो ये क्या बोलेंगे, कमजोर या वंचित वर्ग जो भी है। ठीक है, और इसको कैसे, क्या बोलेंगे, जबरन, जबरन, जबरदस्ती, फोर्सफुली। जैसे आपने प्राचीन समय में देखा होगा, जो सेठ लोग होते थे गांव में, जमींदार होते थे, तो मान के चलो उस गांव में एक गरीब आदमी है, और उस गरीब आदमी ने क्या बोला कि जी मुझे अपनी बेटी की शादी के लिए जो है, अभी उस समय के हिसाब से मानिए कि उसने मांग लिया 500 रुपये की आवश्यकता है। अब वो 500 रुपये तो उन्होंने दे दिए उसको, और साथ में एक प्रॉमिस ले लिया उस व्यक्ति से कि अगर जब तक तुम 500 रुपये अगर तुमने नहीं चुकाए तो तुम हमारे यहाँ खेतों में मजदूरी करोगे, और निःशुल्क मजदूरी करोगे। अब उधर सेठ जी ने उस पर चक्रवर्ती ब्याज, ठीक है ना, मतलब ब्याज तो समझते होगा ना, इंटरेस्ट, चक्रवर्ती ब्याज, सिंपल इंटरेस्ट भी नहीं, आपका कंपाउंड इंटरेस्ट, चक्रवर्ती ब्याज लगा करके ऐसी स्थिति उस व्यक्ति की कर दी कि ये अब कभी भी, मतलब इससे बाहर ही नहीं निकल सकता इस कर्ज से। अब इसको हमेशा जो है मेरे यहाँ सेवा करनी पड़ेगी, इसका जो बेटा होगा उसको भी सेवा करनी पड़ेगी, क्योंकि कर्ज ही इतना बड़ा हो गया। बोल दिया अब एक व्यक्ति से नहीं उतरेगा, 2 व्यक्तियों से उतरेगा। कर्ज और बड़ा हो गया तो बोले कि घर के सारे महिलाएं भी यहाँ पर काम करने आ जाओ, पोती पोते सब आ जाओ। तो ये क्या हुआ, तो आप कहेंगे शक्तिशाली के द्वारा कमजोर का जो दमन है वही शोषण है, वही क्या है, शोषण है। जैसे सरकार शक्तिशाली है, छात्र कमजोर हैं, उनके मुकाबले कम शक्तियां प्राप्त हैं, तो अक्सर सरकार भी क्या करती है, छात्रों की आवाज ना सुन के उनका शोषण करती है। तो ये भी तो एक शोषण हुआ, अभी किसी की आवाज दबाई जा रही है तो ये भी तो एक शोषण है, क्योंकि आर्टिकल 19 में हमने कहा कि भाई उसको वाक्य व्यक्ति की स्वतंत्रता है, अब छात्र तो नहीं कह पा रहे हैं, तो यही शोषण है, इसी को समझना है। तो इसके लिए अंग्रेज भी चिंतित थे, याद रख लेना, इसमें एक छोटी सी नोट रख लेना, आजादी से पहले, आजादी से पहले, आजादी से पहले भी एक कानून बना था, वो बना था आजादी से पहले, मतलब कि 1927 में, और उसी का आधार भारत में बहुत सारे कानूनों को माना जाता है कि सरकार ने कहा कि भाई शोषण नहीं होने देंगे। तो शोषण आप पहले तो ये समझे, शोषण कितनी तरह का होता है। जब हम शोषण की बात कर रहे हैं, एक्सप्लॉइटेशन की बात कर रहे हैं, तो शोषण का मतलब तो समझ गए ना, लिख लेना उसको जो ना जाने, कि आपका शक्तिशाली के द्वारा कमजोर का दमन, यही शोषण है। देखो शोषण कितनी तरह के होते हैं, शोषण में एक तो मानव दुर्व्यापार भी आता है, मानव दुर्व्यापार, मानव दुर्व्यापार, ठीक है। मानव दुर्व्यापार में मतलब, मानव दुर्व्यापार का मतलब क्या है, आसान से शब्दों में लिख लेना, इंसान को सामान की तरह बेचना, इंसान को सामान की तरह बेचना, ये क्या होता है, ये मानव दुर्व्यापार हो गया, ह्यूमन ट्रैफिकिंग हो गई है। क्या बोलेंगे, ये ह्यूमन ट्रैफिकिंग हो गई, तो ये मानव दुर्व्यापार के अंतर्गत आएगा। तो यहीं पे फिर आर्टिकल 23 की परिभाषा आप बहुत अच्छे समझेंगे, उसको लिखो, आर्टिकल 23, इसको शुरू करते हैं और फिर बहुत विस्तार से बात। आर्टिकल 23 में क्या किया गया है, बलात् श्रम को प्रतिबंधित किया गया है। क्या किया गया है, बलात् श्रम को प्रतिबंधित किया गया है, बलात् श्रम को, यानी कि प्रोहिबिट्स द फोर्स्ड लेबर। आप किसी से जबरन कोई कार्य नहीं ले सकते हैं। फोर्स्ड, फोर्स्ड का मतलब समझ गए ना, जबरन, बलात्, बलपूर्वक, प्रोहिबिट्स द फोर्स्ड लेबर एंड ट्रैफिकिंग इन ह्यूमन बींग्स, ट्रैफिक इन ह्यूमन बींग्स, इस बात को समझें। इंग्लिश में लिखते हैं ना आप अपने नोट्स, मैंने आपसे कहा था कि आप बेशक से हिंदी माध्यम के छात्र हों, लेकिन चूंकि आपको अगर एसएससी का परीक्षा देना है या नहीं भी देना है, तब भी वो आपकी भाषा को जो है ना थोड़ा थोड़ा ठीक करेगा, ठीक है, उससे आपको फायदा मिलेगा। तो लिखा करो हमेशा, उसमें लालच नहीं करना है, क्योंकि लालच करने के चक्कर में बच्चों वर्ष तैयारी करते हैं। या तो वर्षों तैयारी कर लो, या एक बार धैर्य के साथ में अपना 1 साल 2 साल इतने का एक टारगेट बना करके एक लगनशील छात्र होकर के उसको अचीव कर लो, दो ही तरीके हैं। तो प्रोहिबिट्स द फोर्स्ड लेबर, ऐसा नहीं है कि नहीं बनाते हो तो बनाना ही है, ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं, नहीं बनाते कोई दिक्कत नहीं। तो बलात् श्रम में मैंने क्या बोला आपका, ये ह्यूमन ट्रैफिकिंग समझ गए। ह्यूमन ट्रैफिकिंग का मतलब क्या हो गया आपका, कि भैया मानव दुर्व्यापार हो रहा है, इंसान को सामान की तरह बेचा जा रहा है। जैसे यहाँ पर एक शब्द आता है, अब किसी लड़की को किसी ने बेच दिया और उस लड़की को उन्होंने वेश्या बनाने का प्रयास किया, यानी कि प्रोस्टिट्यूशन, प्रोस्टिट्यूशन,
कि भाई अब तुमको जो है वेश्यावृत्ति करनी पड़ेगी। तो प्रोस्टिट्यूशन भी क्या हो गया, फिर एक जबरन कार्य कराया हो गया। वेश्यावृत्ति क्या एक जबरन कराना पेशा हो गया या नहीं हो गया, मतलब उसकी इच्छा नहीं है और आप उससे कह रहे हैं कि आपको वेश्या बनना होगा, आपको वेश्या बनना होगा। तो ये क्या जबरन कार्य नहीं है? जैसे आपने नाम सुना होगा कभी आम्रपाली का, वैशाली की नगर वधू बोलते हैं उसको, सुना है कभी नहीं? महात्मा बुद्ध, जब बौद्ध धर्म आप इतिहास में पढ़ते होंगे तब इतिहास में सुनाएंगे कहानी आपको वहां पर। जैसे कि मान के चलो एक शब्द आपने देखा होगा देवदासी। देवदासी भारत में एक डांस होता है भरतनाट्यम, मतलब एक क्लासिकल डांस है भारत का, और भरतनाट्यम जो है आपका कहाँ का है? तमिलनाडु का। तो इसको जो देवदासी यानी भरतनाट्यम जो डांस है उसको हम बोलते हैं दासी अट्टम, या उसको दासी अट्टम के अलावा हम आपका मंदिरों को समर्पित नृत्य भी कहते हैं कि डिवोटेड टू द टेम्पल्स है। तो वहाँ पे क्या होता था कि एक देवदासी होती थी, एक लड़की को चुना, छोटी बच्ची को, और उसको हमेशा के लिए मंदिर को समर्पित कर दिया जाता था कि भाई तुम मंदिर को समर्पित हो और तुम्हारा नाचना गाना हमेशा मंदिर में होगा, और इससे देवता प्रसन्न होंगे, और देवता इससे जब प्रसन्न होंगे तो उससे जो है हमारे गांव की तरक्की होगी और भगवान हमारे गांव पर कृपा बरसाएंगे। और उस लड़की का जीवन कहाँ चला गया सारा, मतलब उसकी मर्जी भी नहीं थी। अगर जैसे अभी लास्ट में अब 2022 में अगर आपने चर्चित नाम सुना होगा आरमुथु कन्नमल, उनको पद्मश्री दिया था गवर्नमेंट ने, वो आपका अंतिम देवदासी थी, अंतिम देवदासी। इस पर भी रोक लगाता है कि नहीं, मर्जी के खिलाफ कुछ नहीं, मर्जी से है तो ठीक है। और मर्जी के साथ में भी क्या होना चाहिए, उसको फिर एडल्ट होना चाहिए, वयस्क यानी कि बालिग होना चाहिए। समझ में आई मेरी बात? तो किसी भी तरह की जो ह्यूमन ट्रैफिकिंग है वो इसमें बैन है बलात्सरम में। जैसे एक और शब्द आता है इसमें, बंधुआ मजदूरी। बंधुआ मजदूरी, बॉन्डेड लेबर। बॉन्डेड लेबर, बॉन्डेड लेबर वही हुई जो मैंने अभी बताया जमींदार का उदाहरण, कि 100 रुपए किसी ने कभी दे दिया किसी को, और 100 रुपए के बदले में वो भी, उनकी नस्लें भी, आने वाली नस्लें भी काम कर रही हैं, तो उसको बोलेंगे बंधुआ मजदूरी। एक भारत में अक्सर आपने सुना होगा दास प्रथा, गुलाम वंश के टाइम पे इसको स्लेवरी सिस्टम हम कहते हैं, स्लेवरी सिस्टम। तो क्या बोलेंगे, बंधुआ मजदूरी पर ये रोक लगाता है। दास प्रथा, दास प्रथा का मतलब क्या होता था कि पहले जो शरीर से मजबूत लोग होते थे उनके भी बाजार लगते थे, उनके भी बाजार लगते थे, तो बाजारों से उनको खरीदा जाता था। जैसे बलबंद छोटा सा था 4 फुट का, लेकिन फिर भी उसको खरीदा इल्तुतमिश ने, क्योंकि वो उसको शरीर से हट्टा कट्टा लगा। तो प्राचीन समय में क्या होता था, अपने कामों को कराने के लिए, खेती के काम कराने के लिए दास लिए जाते थे। क्यों? व्यक्ति नहीं थे क्या? दास लेने से फायदा क्या होता था कि जो एक दास था उसको एक समय का ही भोजन, थोड़ा सा भोजन देते थे और कमरों में भर के रखते थे उनको, उनको सिर्फ काम के लिए निकाला जाता था, और अगर वो थक भी जाते थे तो उन्हें कौड़ों से पीटा जाता अतिरिक्त काम करने के लिए, चाहे वो उसमें उनकी जान चली जाए। तो ऐसे स्लेवरी सिस्टम ये पूरी दुनिया में थी पहले, धीरे धीरे सब देशों ने इसको बंद किया। आप भी पढ़ते होंगे कि भारत में दास प्रथा मैंने बताई थी किस एक्ट से खत्म हुई थी, जरा बताएं, जब हम सारे एक्ट पढ़ रहे थे। आंसर आना चाहिए सब लोगों का, दास प्रथा किस एक्ट से खत्म हुई थी? एलन ब्रो आया था आपका यहाँ भारत में, एलन ब्रो भारत का एक गवर्नर था। बहुत बढ़िया, किसी का आंसर नहीं आया? नहीं भैया, नहीं भैया, 1800 काजस्वी का आंसर ठीक है, दिखाएं जिन जिन बच्चों को ठीक है। 1843, बहुत शानदार। ये हुए ना रिवीजन करने वाले बच्चे। ब्रजवासी जी एकदम ठीक आंसर है आपका, सुरजीत यदुवंशी एकदम सही आंसर है साथी, बहुत बढ़िया। तो दास प्रथा पर क्या लगाता है? रोक लगाता है। बेगार पर रोक लगाता है, बेगार। बेगार, आप किसी से बेगार नहीं करा सकते। बेगार क्या होता है? बेगार का मतलब होता है आप किसी से कुछ काम कराएं और काम के बदले कुछ ना दें। बेगार का मीनिंग लिख लेना, बेगार का मीनिंग क्या होता है? काम के बदले कुछ नहीं, काम के बदले आप किसी को कुछ ना दें, जब कुछ नहीं, तो इसी को क्या बोलेंगे? बेगार। बेवजह आप उससे काम ले रहे हैं, ठीक है। अब गवर्नमेंट चाहती है कि इन सब पर रोक लगे, तो इसके लिए कैसे फिर एक्ट, कुछ एक्ट लाएंगे, तो वो बड़े इंपॉर्टेंट है। वो इंपॉर्टेंट एक्ट इसी में आपका, आपको पढ़ने चाहिए। क्या बोलेंगे? अच्छा, यहाँ पे एक आपका जो एक्सेप्शन केस है वो अपने मस्तिष्क में रखना, आपको समझदार नागरिक की तरह। मान के चलो एक ऐसी स्थिति आ जाती है कि हमारे देश में आपका कोई बाह्य आक्रमण हो गया और हम सबको अपने देश को सेवाएं देनी है। तो जब हम वो सेवाएं देंगे तो उसके लिए सरकार हमको वेतन देगी या नहीं देगी? सैलरी मिलेगी उसके लिए या नहीं मिलेगी? तो किसी भी तरह की जो मिलिट्री प्रैक्टिस हो या अन्य जो साथी आपका राहत कार्य है जो इस देश के लिए जरूरी हो, तो उनके लिए क्या आप वेतन मांगोगे? आप मांगोगे तो तब भी नहीं मिलेगा, तो सरकार तब उसके लिए बाध्य नहीं है वेतन देने के लिए। हाँ, सरकार चाहे तो वेतन दे सकती है। आपका वॉलंटरी वर्क्स, वो आप उसमें स्वैच्छिक रूप से जाएं या अनैच्छिक रूप से आप जाएं उसमें, और वो कार्य आपको देश हित में करना पड़ रहा है, तो सरकार बाध्य नहीं है वेतन देने के लिए। इसका अर्थ क्या हुआ कि सरकार चाहे तो दे भी सकती है और ना चाहे तो नहीं देगी। नहीं, बहुत बढ़िया, कह रहे हैं कि भैया हम तो नहीं लेंगे वेतन। तो इसके लिए भी लोगों का शोषण ना हो, तो उसके लिए बहुत सारे एक्ट आए, जिसमें एक बंधुआ मजदूरी उन्मूलन अधिनियम आया। बंधुआ मजदूरी उन्मूलन अधिनियम कब आया था? उन्मूलन अधिनियम, बंधुआ मजदूरी उन्मूलन अधिनियम। सारे अधिनियम बहुत महत्वपूर्ण मार्क करना, मैं आज की कक्षा में आपको दिखाऊंगा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कहाँ कहाँ पूछे गए हैं। बॉन्डेड लेबर अबोलिशन एक्ट, अबोलिशन एक्ट कब आया था साथी? ये आया था आपका 1976 में, 1976 में। यानी कि बंधुआ मजदूरी पे क्या करना है? उसका अबोलिशन करना है, उसको खत्म करना है बंधुआ मजदूरी के लिए। महिला एवं बाल अनैतिक व्यापार, महिला एवं बाल अनैतिक व्यापार, किसी भी तरह का उनका व्यापार हो रहा है जो नैतिक नहीं है, अनैतिक व्यापार, ठीक है। निवारण अधिनियम, निवारण अधिनियम, अधिनियम, ये आया था आपका 1986 में, 1986 में, 1986। क्या बोलेंगे? महिला मीन्स आपका, आपका अनैतिक व्यापार के लिए, यानी कि इमोरल, इमोरल ट्रैफिक ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड, वुमेन एंड चाइल्ड या चिल्ड्रन भी हम लिख सकते हैं पूरा, प्रिवेंशन एक्ट,
प्रिवेंशन एक्ट 1986। इसमें क्या रोक लगी होगी आप देख सकते हैं, यहाँ तो बंधुआ मजदूरी को रोका गया, यहाँ पे महिला किसी भी प्रकार की, मतलब महिला आपका बच्चियां हो चाहे कोई बालक हो, जो उन सबका किसी भी तरह से कोई शोषण तो नहीं हो रहा है, अनैतिक कोई क्रियाविधि तो उनसे नहीं कराई जा रही है, इस पर रोक लगाने के लिए आया। एक आया न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, भाई कम से कम इतना वेतन तो दिया जाएगा, इससे कम नहीं दिया जाएगा। न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, मिनिमम वेजेस एक्ट, ये सबसे ज़्यादा पूछा जाता है, इसको सबसे महत्वपूर्ण मार्क कर लेना। मिनिमम वेजेस एक्ट, किसी भी संस्था में कोई भी व्यक्ति अगर कार्य कर रहा हो तो उसको उतने रुपए से कम का वेतन नहीं मिलेगा। मिनिमम वेजेस एक्ट यानी कि MWA बोलते हैं, कब का है? 1948 का। एक आया जब कॉन्ट्रैक्ट पर किसी की भर्ती हुई हो इकट्ठे, तो उसको बोलते हैं संविदा श्रम, संविदा श्रम अधिनियम, संविदा श्रम अधिनियम 1970 कॉन्ट्रैक्ट लेबर एक्ट बोल देंगे इसको, कॉन्ट्रैक्ट लेबर एक्ट, कॉन्ट्रैक्ट लेबर एक्ट 1970। समान पारिश्रमिक अधिनियम, समान पारिश्रमिक अधिनियम, समान पारिश्रमिक अधिनियम, इक्वल रिम्यूनरेशन, रिम्यूनरेशन एक्ट 1976। तो कॉन्ट्रैक्ट पे जब भर्ती होंगी तो उन सब के लिए क्या नियम होंगे, वो पूरे मतलब एक अधिनियम है, उनमें उनकी शर्तें, उनकी अपनी धाराएं लिखी हुई हैं। समान पारिश्रमिक समझ रहे हैं? जैसे मैं यहाँ से एक स्थिति आपसे पूछना चाहूँगा, एक मेल पर्सन है और एक फीमेल पर्सन है। मेल पर्सन ने 8 घंटे काम किया है और 8 घंटे इसने पत्थर ढोए हैं, कहीं पर पत्थर ढोने का काम किया है। वहीं फीमेल पर्सन ने भी 8 घंटे वैसा ही काम किया है पत्थर ढोने का, तो इनका जो वेतन है वो बराबर होना चाहिए या नहीं? तो अगर हम कहें कि भैया इस पुरुष को तो हम 8 घंटे पत्थर ढोने के जो है वो 500 रुपये देंगे और महिला मजदूर को हम 400 रुपये देंगे, तो क्या ये शोषण नहीं हुआ महिला का? आप कहेंगे हाँ जी भैया ये भी शोषण है, ये भी शोषण के अंतर्गत आएगा। तो इसीलिए बनाया गया समान पारिश्रमिक, यानी कि इक्वल रिम्यूनरेशन उनको मिलना चाहिए। ऐसे ही संविदा श्रम के भी कॉन्ट्रैक्ट पे आपने जो लोगों को भर्ती किया है उनके साथ में कहीं शोषण ना हो, कम से कम आप इतना वेजेस तो मिलेगा कि किसी कंपनी में कार्यरत, कि ये कहा गया उन्होंने कि हमारे यहाँ कंपनी पे जो सफाई कर्मचारी हैं, मान के चलो उसने कहा हमारी कंपनी में सफाई कर्मचारी हैं, तो सफाई कर्मचारी उनका जो वेतन है उस कंपनी में सबसे निम्न वेतन था, ऐसा मान लेते हैं। और वो जो निम्न वेतन है वो भी तय किया गया मानकों के अनुसार होगा कि इतने से कम वेतन तो आप दे ही नहीं सकते। कि मान के चलो कहीं पे आपका अगर बात करें कि DNA आपका नहीं कटता हो, कहीं पे PF नहीं कटता हो, तो बहुत जगह अलग अलग प्रावधान है कि भाई आपका लगभग अगर बात करें तो 15,000 15,500 इससे नीचे तनख्वाह जा ही नहीं सकती किसी को, इससे ज़्यादा ही जाएगी। लेकिन बहुत जगह लोग मजबूरी का फायदा उठा के आज भी लोगों से काम करा लेते हैं 10,000 में, 15,000 में, है ना? बात समझ गए? महिला और बाल इनके साथ में कोई अनैतिक कार्रवाई नहीं होगी, अनैतिक कार्रवाई और बंधुआ मजदूरी को खत्म किया जाएगा, यही आर्टिकल 23 है। तो आर्टिकल 23 में मुख्य रूप से क्या बात, किस बात पर जोर दिया गया? तो आप कहेंगे जबरदस्ती कोई कार्य आप किसी से नहीं ले सकते हैं, आसान शब्द ये हैं, ठीक है? आगे आते हैं, आसान। आर्टिकल 24, आर्टिकल 24 में साहब क्या बताया गया है? 24 में बताया गया है बाल श्रम पर। वहां तो बलात् श्रम था, यहां है बाल श्रम। वहां क्या था? बलात्, वहां तो फोर्स्ड लेबर की बात थी, यहां पर बात हुई है चाइल्ड लेबर की। किसकी? चाइल्ड लेबर की। हम कह सकते हैं प्रोहिबिशन, प्रोहिबिशन ऑन चाइल्ड लेबर, आर्टिकल 24 इस बारे में बात करता है। और ये प्रोहिबिशंस भी कैसे होंगे? एम्प्लॉयमेंट ऑफ चिल्ड्रन, एम्प्लॉयमेंट ऑफ चिल्ड्रंस इन फैक्ट्रीज, फैक्ट्रीज, माइंस, उस सब के लिए एक वर्ड लिख दिया गया है ETC, यानी कोई भी रिस्की एरिया हो, कोई भी हजार्डस प्लेस हो आपका, कोई भी ऐसा स्थान हो जो कि आपका किसके लिए है? किसी जोखिम भरा कार्य वहां पर होता हो। ठीक है सर, जो बच्चे डांस इंडिया डांस में काम करते हैं वो टैलेंट है, वो गरीब बच्चा है, काम करता है, अपना घर चलाता है, मजबूरी में वो मजदूरी, बाल श्रम, ये कैसा अन्याय है? नहीं, उसको छूट दी गई है। अभी मैं उस बारे में बात करने वाला हूँ। यहाँ पर जैसे आपने देखा होगा ना, आपने भी बहुत सारे लोगों में बाल कलाकार देखे होंगे, TV एक्टर्स देखे होंगे, देखिए छोटा सा बच्चा भी एक्टिंग करता है आजकल, तो ऐड कर रहे हैं छोटे छोटे बच्चे, तो भैया फिर वो भी तो आपका काम कर रहे हैं, तो उनके काम करने के लिए क्या प्रावधान है, तो वो अभी बात करेंगे। यहाँ पर कुछ छूट क्या दी गई है, कौन से मापदंडों को देखना होगा, तो आप धैर्य रखा करो। अभी हमने आर्टिकल भी शुरू नहीं किया था और आपने उससे पहले बोलना शुरू कर दिया। ध्यान देंगे तो सब कुछ क्लियर होगा, ऐसा कुछ हो ही नहीं सकता जो आपको समझ में ना आए। तो बाल श्रम पर, चाइल्ड लेबर पर साथी जो आपका कुछ कानून बने, उसमें क्या प्रावधान था? 14 वर्ष तक के बच्चों, लिखें इसको, ये एज बड़ी इंपॉर्टेंट है, इसको अंडरलाइन करके रखना, जैसे 24 घंटे इंपॉर्टेंट था इसी तरह 14 वर्ष तक के बच्चों, जो चाइल्ड हैं, बच्चों को कारखाना, कारखाना यानी कि कोई फैक्ट्री, खान जो माइन है, जैसे सोने की खान, कोयले की खान, खान आपका कारखाना हो गया, खान हो गया, और जोखिम भरे स्थान, कोई भी रिस्की एरिया हो, जोखिम भरे स्थानों पर, स्थानों पर नियोजन का प्रतिबंध, नियोजन बोलते हैं एम्प्लॉयमेंट को, जो रोजगार है, नियोजन का प्रतिबंध। तो हम छोटे से शब्दों में लिख सकते हैं, बैन है, एक प्रतिबंध है, यानी कि हम क्या लिख सकते हैं? बैन ऑन एम्प्लॉयमेंट, बैन ऑन एम्प्लॉयमेंट, एम्प्लॉयमेंट अंडर द एज ऑफ 14, कितने वर्ष से कम के? 14 वर्ष तक, 14 वर्ष से कम के। अब वो चाहे 2 वर्ष का हो, चाहे 4 वर्ष का हो, चाहे 6 वर्ष का हो, कभी 8 वर्ष का हो। अब आप कभी होटल पे गए, आपने छोटू सुना होगा, छोटू, छोटू चाय देना देखा है? छोटे से बच्चे को होटल्स पर, मतलब उसको महीने में रख लिया 3,000 रुपये पर, महीने के 2,000 रुपये पर, तो जो चाइल्ड लेबर कहते हैं वो बहुत सस्ती मिल जाती है।
जो वुमेन लेबर है वो सस्ती मिल जाती है, ठीक है, उन सबकी क्योंकि मजबूरियाँ होती हैं, अपनी बच्चे की अपनी मजबूरियाँ हैं, बच्चे की माँ हो सकती है, उसके बच्चे के पालन पोषण के लिए अपनी मजबूरियाँ हैं। आदमी तो पुष्पा जैसा होता है, उसको तो वेतन ज़्यादा चाहिए, वो तो कहीं भी पहुंच सकता है वेतन के लिए, पैक वैक बनाने होंगे उसको उस तरह से, नहीं भी मिलेगा तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन महिला और बच्चों की बड़ी मजबूरी होती है, तो क्या बोलेंगे, उनके लिए ऐसा नहीं है कि पुरुषों की मजबूरी नहीं होती, जो नैतिक पुरुष हैं उनकी बहुत मजबूरियाँ होती हैं, जो अनैतिक पुरुष हैं उनकी कोई मजबूरी नहीं होती, ठीक है। तो नैतिकता और अनैतिकता का अंतर है बस, जो नैतिक होंगे वो जिम्मेदारियों के बोझ के तले दबे होंगे। तो यहाँ पर क्या है, बैन ऑन एम्प्लॉयमेंट अंडर द एज ऑफ 14। तो भैया बहुत सारे लोग थे, 14 के मतलब कि 14.5 वर्ष तक के बच्चे को भी काम करा रहे थे। तो यहाँ पे मनमोहन सिंह जी ने एक आपका उनके टाइम पे 2006 में एक प्रोविजन जोड़ा गया था कि आप कहीं घर पर, जैसे बहादुर को रख लिया घर, आपका होटल हो गया कोई होटल, ठीक है, होटल, कोई दुकान पर आपने किसी बच्चे को रख लिया दुकान पर, रेस्टोरेंट पर आपने किसी बच्चे को रख लिया, तो यहाँ कुल मिला के 13 कैटेगरी ऐसी दी गई थी जिन पर क्या कर दी गई थी, रोक लगा दी गई। रोक कैसी रोक लगाई गई है, मतलब रेस्ट्रेन उनको कर दिया, और रेस्ट्रेन का मतलब आप समझ ही गए होंगे कि भैया यहाँ पर भी, पहले तो सिर्फ यहाँ पर क्या था, जोखिम भरा स्थान। अब किसी के घर किसी ने नौकरी पर किसी बच्चे को रख रखा है, वो क्या रखा है, ये तो मेरे बच्चे को खिलाता है, वो तो जोखिम भरा काम नहीं है। फिर किसी ने बोला ये तो मेरे होटल पे जी पोछा लगाता है बच्चा, तो वो तो जोखिम भरा काम नहीं है। इसने कहा जी मेरे पास जब यहाँ पे ग्राहक आते हैं तो ये छोटू क्या है, ये नमकीन देता है उनको, ठीक है, कुछ सामान उठा के देता है छोटा मोटा उसके लिए, तो वो तो जोखिम भरा नहीं है। रेस्टोरेंट में जी ये तो सिर्फ बर्तन साफ करा, तो जोखिम भरा तो नहीं है, लेकिन चिंता भरा था। तो कांग्रेस गवर्नमेंट ने इस पर विचार किया कि सिर्फ जोखिम भरे से बात नहीं चलेगी, इन बच्चों की लिए चिंता भरी चीज़ें क्या है वो भी हमको देखनी होंगी, तो इन सब पर रोक लगा दी गई। ओके, 2006। इसके बाद में क्या बोलेंगे, 2016। 2016 में किसी भी उद्योग या व्यापार और रोक लगाई, किसी भी कोई भी किसी तरह की इंडस्ट्री हो, उद्योग हो कोई भी, चाहे जोखिम भरा हो या ना हो, उद्योग या व्यापार में यहाँ पर साथी आपका पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया गया, पूर्ण निषेध। पूर्ण निषेध समझ रहे हो, उसको एक कंप्लीट प्रोहिबिटेड कर दिया गया, कंप्लीट प्रोहिबिशन। इसको नोट कर लेना कि ऐसा कब हुआ था, पहले तो जोखिम भरे स्थान थे, फिर कुछ जगह उसमें जोड़ी गई, और 2016 में यहाँ पर क्या किया गया, सभी कोई भी उद्योग हो और व्यापार हो, और साथ में एक एज लिमिट और लगा दी यहाँ पे 14 to 18। 14 to 18 यानी 14 साल से कम का जो बच्चा है वो तो जोखिम भरे काम नहीं करेगा। 2006 में बोला 14 से कम के लिए, 14 से कम का बच्चा कहीं पर भी कोई छोटू वगैरह का काम नहीं करेगा, और छोटू वगैरह मतलब मैं आसान शब्दों में कर रहा हूँ, इन जगह यहाँ पर ये बताई गई। और 2016 में बोला गया कि 14 से कम के तो जोखिम भरे काम नहीं करेंगे, यहाँ पर काम नहीं करेंगे, लेकिन 14 से ज़्यादा भी है अगर, तो 14 से जो 18 के बीच में है उसको पूर्ण निषेध कर दिया गया। क्या बोलेंगे, पूर्ण निषेध, ठीक है। कोई दिक्कत इस बात में, बोलेंगे भी फटाफट से, इतनी बात समझ में आई। 14 से 18, तो ये आपसे कभी भी पूछे, इसको ऐसे किनारे पे भी आप लिख सकते हैं, ये आपका जो ये रोक है, क्या इनमें कोई छूट दी गई है, तो आप बोलना ये पूर्ण निषेध है, सभी पर लागू होता है। कैसे हैं ये पूर्ण निषेध है। पूर्ण निषेध का मतलब है कंप्लीटली प्रोहिबिटेड है, कंप्लीटली प्रोहिबिटेड है। इसको नोट कर लेना ऐसे तीर बना करके, ओके बॉस। अच्छा, अब बात आती है उनकी कि भैया अगर किसी ने इसे कोई काम पर लगाया है, मान के चलो किसी ने काम पर लगाया है, तो इसमें दोषी कौन होगा, तो अगर बच्चा 14 साल से कम का है, ठीक है, यानी कि अभी वयस्क तो है नहीं, और 14 साल तक के बच्चे की शिक्षा की जिम्मेदारी किसकी है, हमारा जो 11वां मौलिक कर्तव्य वो कहता है कि उसके माता पिता अभिभावक को उस बच्चे को शिक्षा देनी चाहिए। कल ही मैंने बताया आर्टिकल 21A शिक्षा का अधिकार क्या कह रहा था, 6 से 14 वर्ष तक के बच्चे की शिक्षा का अधिकार किसको होगा, वो उनके माता पिता का होगा। तो बच्चा अगर अवयस्क और कहीं पर काम करते हुए पाया जाता है इस एज से कम का, तो माता पिता जिम्मेदार होंगे, और साथ में वो नियोक्ता, एम्प्लॉयर जिसने उसको एम्प्लॉयमेंट दिया है, नियोक्ता का मतलब होता है जिसने वो नौकरी दी है, जिसके यहाँ वो काम कर रहा है, वह भी जिम्मेदार होगा। दोनों लोग दोषी होंगे, बात क्लियर है। तो दोनों लोग दोषी होंगे, इसके लिए किनारे पर लिख लेना कि यहाँ पे भैया पनिशमेंट का प्रावधान भी है। और पनिशमेंट क्या होते हैं यहाँ पे, बहुत याद भी नहीं रखोगे तो कोई दिक्कत नहीं है। जब आप पहली बार किसी बच्चे को काम पे रखोगे तो 6 महीने से लेकर के 2 वर्ष तक की सजा का प्रावधान है, और साथ में 20,000 से लेकर के 50,000 तक का, 50,000 तक का जुर्माना आपको होगा। लेकिन अगर आप सेकंड टाइम इसको करोगे, सेकंड टाइम, तो सेकंड टाइम में आपको 1 वर्ष से 3 वर्ष तक की सजा हो सकती है। आप भी देखना कोई किसी बच्चे को तो नहीं लगा रखा, उसको पकड़वा देना, है ना, यही है बच्चों की मुक्ति का काम। लेकिन अब इसमें दूसरी स्थिति आती है कि भैया अगर वो काम ना करे, तो ऐसा बच्चा था कि उसकी जीवन में मदद करने वाला कोई नहीं था, और मतलब कोई भी उसकी मदद के लिए नहीं है, उसकी उम्र 12 वर्ष है, अनाथ बच्चा है, और अनाथ बच्चा है तो वो अपना पेट कैसे पालेगा। तो ये भी तो एक सवाल है कि भाई अगर वो बच्चा ये सोचे कि मैं पढ़ना चाहता हूँ, तो आप कहेंगे सरकार ने तो आपका फ्री एजुकेशन का वादा किया हुआ है, तो उसको फ्री एजुकेशन मिलेगी। लेकिन सरकार ने क्या उस छोटे से बच्चे को सरकार आवास, उसके रहने की व्यवस्था, बहुत सारी एनजीओ, किसी एनजीओ ने देख लिया, नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन ने, तो वो भी उसकी मदद कर सकती है। लेकिन मान के चलो किसी ने उसकी मदद नहीं की, कोई नहीं हुआ इस दुनिया में उसका भगवान, उसकी मदद ही नहीं हो पा रही है, तो ऐसे बच्चे का तो फिर सर्वाइवल मुश्किल हो जाएगा, ठीक है। तो क्या बोलेंगे, अब आते हैं दूसरी बात पर, इससे आगे की, कि भैया क्या बोला मैंने, यहाँ 14 से 18 पर रोक लगी, और यहाँ पर एक अधिनियम आया था, उसको भी नोट कर लेना। एक अधिनियम आया था बच्चों पर इसको रोक लगने, चाइल्ड एंड एडोलसेंस, चाइल्ड एंड एडोलसेंस लेबर प्रोहिबिशन एक्ट, प्रोहिबिशन एक्ट, जिसको हम कह सकते हैं चाइल्ड यानी बच्चों का किशोर बाल एवं किशोर श्रम, प्रोहिबिशन का मतलब निषेध अधिनियम, निषेध अधिनियम किस वर्ष में आया था, कौन बता सकता है। तो ये आया था दोस्त आपका 1986 में, इसी चीज़ को रोकने के लिए। अब देखो एक बात और है, अभी जैसे हमने नाम लिया था कि थिएटर्स में लोग काम करते हैं, तो इसको हम बोलते हैं घरेलू व्यवसाय। अब ऐसा भी तो हो सकता है, 2 तरह की छूट दी गई हैं, याद रख लेना, घरेलू व्यवसाय में छूट है। अब ये घरेलू व्यवसाय क्या होता है, घरेलू व्यवसाय क्या होता है, आपके घर का कोई बिजनेस है,
जैसे मान के चलो आपकी माँ कपड़े बनाने का काम करती हैं या प्रेस आदि का काम कर रही हैं, वो आपका घर का काम हो गया, ठीक है। तो घरेलू व्यवसाय में जो छूट है वहाँ पर आंशिक निषेध दिए गए हैं। आंशिक निषेध, जैसे वो तो पूर्णतः निषेध था, यहाँ पर क्या है, आंशिक निषेध है, यानी कि पार्शियल प्रोहिबिशन है। यहाँ पर पार्शियल प्रोहिबिशन है। आपका कोई होम बिजनेस है, ठीक है, होम बिजनेस, घर में कुछ भी होता है, उदाहरण लिखिए जरा, अगर आप मैं आपको समझा पा रहा हूँ होम बिजनेस क्या होता है तो एक बार आप उदाहरण लिखें और समझें। बोलेंगे स्टार्ट से। सर अगर वो अपना काम हो और वो लड़का उस दुकान पर काम कर रहा हो तो उसका विचार आप करिए। अब भाई साहब मुझे करने कहाँ दे रहे हैं विचार, आप पहले ही खुद कर ले रहे हैं, अच्छी बात है। खेती कह दी कुछ लोगों ने, बहुत बढ़िया। दुकान कह दी अपनी, ठीक है। कुछ लोगों ने आपका सिलाई का काम, कुछ भी काम हो सकता है, बहुत बढ़िया जी। ठेला लगाने का काम हो गया, उनका घर का काम है। भैंस को चारा देने का काम हो गया, व्यवसाय, चारा देना व्यवसाय में है। हाँ, अगर वो दूध बेचता हो आ सकता है बिल्कुल, लेकिन अपने लिए अगर उसको प्रयोग कर रहे हैं तो फिर व्यवसाय नहीं है, ठीक है। ठीक है, कहने का मतलब आप समझ पाए हैं। तो यहाँ पर घरेलू व्यवसाय में छूट दी गई है। क्या छूट है, घर में भी आपका काम है बेशक से, होटल आपका है, रेस्टोरेंट आपका खुद का, आप घर का बच्चा उस पर लगा रहे हैं, ये सीख जाएगा धीरे धीरे। तो वहाँ पर क्या है, स्कूल के बाद ही वो काम करे, स्कूल टाइम पे नहीं होना चाहिए। एक तो क्या जाना चाहिए, स्कूल के बाद। घरेलू बिजनेस में भी कहाँ पर होगा, स्कूल के बाद, क्योंकि उसकी पहली प्राइमरी जो जरूरत है वो क्या है, एजुकेशन। कहीं आप उसको शिक्षा से तो वंचित नहीं कर दे रहे हैं कि आने वाले समय में वो समाज से पिछड़ा हुआ रह जाएगा। तो पहली प्राथमिकता क्या है, शिक्षा, ठीक है, शिक्षा स्कूल के बाद में। और याद रख लेना मैक्सिमम 3 घंटे। अब बोलेंगे आप भैया घंटे कौन जांचेगा, घर के अंदर चार दीवारी में कौन काम कर रहा है। तो ऐसा भी हो सकता है ना, बच्चे को किसी ने शिकायत कर दी और बच्चे से पूछा जाए और बच्चा ही बोल दे आपके घर का बच्चा ही आपके खिलाफ जी पूरे दिन काम करवाते हैं, फिर सोच लेना। मैक्सिमम 3 घंटे होगा, मैक्सिमम 3 घंटे, ठीक है। याद रख लेना इसको। शाम 7 बजे के बाद नहीं, शाम 7 बजे के बाद उसको कार्य पर नहीं लगाया जाएगा। और साथ में सुबह 8 से पहले नहीं, सुबह 8 बजे से पहले नहीं, 8 बजे से पहले नहीं, ठीक है। और यही बच्चों का फायदा वो लोग उठाते हैं, उनसे काम कराते हैं, कहते हैं हमारा घर का व्यवसाय है, बच्चा भी अपना ही है, हमारे रिश्तेदार का बच्चा है। साथ में आप पूछ लो इनके फ़ोन करके, मम्मी पापा का भी जुगाड़ रखते हैं, ये इनके माता पिता, हाँ जी आपकी परमिशन से ये बच्चा आपका घरेलू व्यवसाय है, हाँ जी हमारी दीदी का ही तो रेस्टोरेंट है, ये बच्चा उनके पास, ये तो 1 घंटे के लिए काम कराते हैं इनसे बस। तो माँ बाप भी कह देते हैं बहुत सारे, ठीक है बच्चा कुछ पैसा लेके आ रहा है। तो सुबह 8 बजे के पहले नहीं, इसको रेस्ट्रेन कर दिया गया। याद रख लेना यहीं पर छूट दी गई है बाल कलाकारों को। बाल कलाकार जो काम कर सकते हैं वो 5 घंटे का, 5 आवर का बाल कलाकार, जो थिएटर में आर्टिस्ट आपने देखे होंगे, फिल्मों में, मूवीज़ में, तो उन सबको कितनी की छूट दी गई है, तो आप कहेंगे उन सबको छूट दी गई है भैया 5 घंटे की। 5 घंटे का काम वो कर सकते हैं, यानी कि यहाँ पे हम कह सकते हैं कि भैया पूरी तरह से निषेध किया गया। क्या आप कहेंगे नहीं भैया यहाँ तो काम करने की इजाजत मिल रही है 3 घंटे और 5 घंटे, तो इसका मतलब क्या है, ये कैसा हो गया, आंशिक निषेध, थोड़ा ही प्रोहिबिशन लगाया गया है, फुली प्रोहिबिटेड नहीं है। फुली प्रोहिबिटेड किसको किया गया है, आपका 14 वर्ष से कम के जोखिम भरे स्थानों पर, मैंने बताया जहाँ पर अन्य आपका घरेलू व्यवसाय ना हो, और 14 से 18 बच्चे के वर्ष को भी, जो बच्चा है उसको भी रिस्ट्रेन किया गया है। बात समझ में आई, क्लियर है, कोई दिक्कत तो नहीं, बोलो भाई क्लियर है। भाई सारे अधिनियम एकदम से लागू नहीं हो सकते हैं, आप बहुत सारी कंडीशंस अगर देखोगे कि भैया ये बच्चा रोड पे भीख मांग रहा है तो उसके लिए क्या प्रावधान है। तो बच्चा जो सड़क पे भीख मांग रहा है तो वो कोई उसे जबरन थोड़ी ना उस कार्य को करा रहा है। मैंने क्या बोला, बलात् श्रम और बाल श्रम, तो एक तो वो श्रम नहीं है, भीख मांगना श्रम के अंतर्गत नहीं आता, और दूसरा कोई उससे जबरदस्ती नहीं करा रहा है। अब ये पता चल जाए हाँ ये बैगर्स का एक ग्रुप है और ये किसी के द्वारा ऑर्गेनाइज्ड है, और उस पर्सन का आप पता लगा लो कि ये एक व्यक्ति है जो भीख मांगने वालों का एक गैंग चलाता है। आप जानते हो ना, ये बहुत बड़ा गैंग चलता है बहुत जगह। और आप अक्सर एक स्वस्थ व्यक्ति को भी दे देते हैं भीख, लेकिन दरअसल में पता चला शाम को सब लोग आपका अपने दारू व्यवस्था कर रहे होते हैं। हाँ, अपाहिज बहुत सारे लोग कर भी दिए जाते हैं, अब उनकी तो मजबूरी है, वो जीवन में कुछ और काम कर भी नहीं सकते, ये तो अपाहिज भी कर लेते हैं। तो कहने का मतलब है हर चीज़ का पक्ष और विपक्ष होगा अगर आप सोचेंगे, विचार करेंगे। तो अब आप उनको देख लेना कि भाई आर्टिकल 23 में क्या, जबरदस्ती किसी से कोई कार्य नहीं करा सकते, उसको प्रोहिबिट किया गया है। और 24 में बच्चों से कार्य नहीं करा सकते। तो 23 में बलात् है और 24 में बाल है, दोनों शब्द याद रखेंगे, कोई दिक्कत, कोई परेशानी, बोलेंगे भी फटाफट से। भैया जो बच्चे सर्कस में, तो सर्कस में जो हुए तो आर्टिस्ट हुए ना दोस्त, सर्कस में जो कलाबाजी दिखा रहा है किसी भी प्रकार की, तो वो एक कलाकार हुआ, है ना, समझ में आई बात, आगे आते हैं। तो यहाँ पर एक बात आएगी आपका, रिपीट कर देते हैं पहले इसको, हम इसको रिपीट कर देते हैं सारे को। क्या बोलेंगे, गिरफ्तारी एवं निरोध से संरक्षण, आर्टिकल 22। गिरफ्तारी दो तरह से होगी, आपने अपराध किया उसके बाद में, अपराध से पहले भी गिरफ्तार किया जा सकता है। 22 के 3 खंड हैं अपराध होने के बाद के लिए, और बाद के जो 4 खंड हैं ये किस बात के लिए, अपराध के पहले के लिए, पहले के लिए। गिरफ्तारी का कारण बताया जाएगा 22 में, 24 घंटे मजिस्ट्रेट का सामना, यानी अपराध किया उसके बाद में, विदेशी शत्रु का अधिकार नहीं है। 24 में हमने बता दिया 3 महीने से अधिक नहीं, कारण बताया जाएगा, पक्ष रख सकता है, जरूरी लगे तो नहीं भी बताया जाएगा। इन मामलों में कितना निरोध होगा, कुछ निवारक निरोध कानून हमने बताया आपको, क्या बताया हमने यहाँ पे आपका बोलेंगे भाई, प्रिवेंशन डिटेंशन एक्ट 1950 1969 में खत्म हुआ। मीज़ा कब आया, 1971 में, 1977 के एंड में ये खत्म हुआ, कई बार 78 लिखा मिल जाएगा आपको उसको। आपका कोफेसोपा हमने बताया 1974, एनएसए 1980, आपका टाडा 1985 में आया, 1995 में खत्म हो गया। कोटा 2002 में आया, 2004 में खत्म हो गया आपका। अभी वर्तमान में कौन सा लागू है, 1967 में जो आया यूएपीए, अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट आया, ठीक है। फिर उसके बाद में हमने बात की आर्टिकल 23 में बलात् श्रम को प्रतिबंधित किया गया है, और बलात् श्रम के बाद में हमने जाना यहाँ पर क्या, आपका बंधुआ मजदूरी उन्मूलन अधिनियम 1976। ओहो, यहाँ पे एक चीज़ और नोट करना, देखें जरा, बंधुआ मजदूरी में जाकर के जो बॉन्डेड लेबर एक्ट आया था, तो बॉन्डेड लेबर एक्ट में एक बात कही गई थी, क्या बोला गया था कि बंधुआ मजदूरी के विरुद्ध, बंधुआ मजदूरी पर जब रोक लगी थी तो बंधुआ मजदूरी के विरुद्ध जो मिनिमम वेजेस एक्ट है इसको लागू किया गया था, विरुद्ध विरुद्ध लेबर का, सॉरी, विरुद्ध न्यूनतम वेतन का अधिकार लागू किया गया, वेतन का अधिकार।
बॉन्डेड लेबर बैन है और न्यूनतम वेतन का अधिकार होगा। तो इसके लिए एक वाद है। जब मैं कल इस पर रिसर्च कर रहा था तो मैंने यूपीएसआई के प्रश्नों में देखा, यूपीएसआई में एक क्वेश्चन यहाँ से पूछा गया बड़ा अच्छा। तो वो क्या क्वेश्चन था, बंधुआ मजदूरी के विरुद्ध न्यूनतम वेतन का अधिकार होगा। तो वहाँ पे एक था आपका पीपल्स यूनियन फॉर डेमोक्रेटिक राइट, पीपल्स यूनियन फॉर डेमोक्रेटिक राइट्स वर्सेज यूनियन ऑफ इंडिया। इस वाद में ये कहा गया था कि न्यूनतम वेतन जो है वो अधिकार होगा और आपका जो बंधुआ मजदूरी है उस पर रोक होगी। कोई दिक्कत, कोई परेशानी? कोई परेशानी बोलेंगे भी फटाफट से, कोई परेशानी? चले भाई आगे आएंगे। यहाँ पे बात हो गया 1900, मैंने क्या बोला, बंधुआ मजदूरी खत्म हुआ 1976 में आपका महिला एवं बाल अनैतिक व्यापार निवारण अधिनियम आया 1986। नहीं दोस्तों 1986 नहीं, इस वर्ष को करेक्ट करेंगे, 1956, 1956, 1956 नॉट 86, इसको करेक्ट कर लें 56 होगा। न्यूनतम मजदूरी अधिनियम 1948 हो गया। संविदा श्रम अधिनियम कॉन्ट्रैक्ट लेबर एक्ट 1970 हो गया। समान पारिश्रमिक इक्वल रिम्यूनरेशन एक्ट 1976 हो गया आपका। बाल श्रम पर प्रतिबंध लगाया गया आपका आर्टिकल 24 में, 14 वर्ष से बच्चों पर कम। 2006 में अन्य स्थानों पर भी आप उनसे हल्का जोखिम तो पहले बंद किया गया था, यानी कि जो हजार्डस प्लेसेस है या रिस्की एरियाज हैं, पहले क्या बोला गया था, रिस्की एरियाज के लिए। और फिर क्या किया गया 2006 में कि कोई भी एरिया हो, चाहे रिस्की हो या ना हो, रिस्की हो या नहीं हो, ठीक है, घर, होटल, दुकान, रेस्टोरेंट, किसी भी उद्योग या व्यापार में 14 से 18, कोई दिक्कत? नेक्स्ट, फिर मैंने बताया आपको बाल किशोर श्रम निषेध अधिनियम है 1986 का, और आंशिक रोक किस तरह से लगी। अब आप उम्मीद करूंगा अगर आपने ध्यान से ज्वाइन किया था तो आप आराम से क्वेश्चन का आंसर दे पाएंगे, आप ही को देने हैं, बताएंगे। कल की क्लास की भी जरूरत होगी, कल अगर आपने ध्यान से सुना होगा। सारे लोगों के आंसर आए, लेकिन सुन के देना आंसर। भैया मेरी भी सुन लो, दोस्त नहीं है, सुनने नहीं आए हैं, सुनाने आए हैं, सुनाने आए हैं। यहाँ आपको सुनना है। कभी भी आपको कोई बात लिखनी है तो क्लास के बाद में लिख दिया करो। मैं हमेशा आपके कमेंट्स पढ़ता हूँ, ये मेरा आपसे प्रॉमिस है, और ऐसा नहीं कि मैं ऐसे ही इसको बोल रहा हूँ, मैं हमेशा पढ़ता हूँ। तो क्लास के बाद में लिखो अपनी बात को कभी भी, ठीक है। कोई भी आपका सजेशन ऐसा होगा कि वो मानने योग्य है, वो क्लास में आपको दिखेगा, जो मुझे लगेगा सभी स्टूडेंट्स के हित का है, तो वो अपने आप ही आपको शामिल दिख जाएगा। उसके लिए हमारे संवाद की आवश्यकता नहीं है कि मैं आपकी बातें अलग अलग इंडिविजुअली पढ़ पाऊँ, वो संभव भी नहीं है। ओके, तो हमेशा लिख दिया करो। अब मैं भी नहीं पढ़ूंगा तो उस बात के लिए फिर आपका लोग हैं उसी एक काम के लिए, तो वो उसको पढ़ करके मेरे पास जरूर भेजेंगे। वो ये कहेंगे भैया ये बच्चे का एक सुझाव है। आते हैं जी, बच्चों ने कहा CABD, गिरफ्तारी के समय व्यक्ति को यह जानने का अधिकार है गिरफ्तारी किस कारण से की जा रही है। हाँ जी भैया, 22(1) में बताया गया। गिरफ्तारी के 24 घंटे के अंदर मजिस्ट्रेट के सामने। हाँ जी भैया। पुलिस हिरासत में दिए गए इकबालिया बयान को अभिलिखित करने की आवश्यकता है और इसका प्रयोग आरोपी के विरुद्ध साक्ष्य के तौर पर क्या किया था कल। अगर पुलिस आपसे साक्ष्य ले भी लेगी, आपसे लिखवा भी लिया है उसने कि हाँ जी अपराध मैंने किया है, तो वो मान्य है। आप CRPC जब पढ़ेंगे तो वहाँ पे आता है सेक्शन 164, उसमें पुलिस ने जो बयान दर्ज करवा लिए वो आगे फिर पेश नहीं हो सकते हैं, ठीक है। क्या बोलेंगे तो गलत हो गया। 15 वर्ष से कम आयु के, ये समझना है कि आयु के किसी भी लड़के या किसी भी महिला को केवल सवाल पूछने के लिए थाने में नहीं बुलाया जा सकता, एकदम से वैलिड है, सिर्फ सवाल पूछने के लिए। लेकिन विशेष परिस्थितियों में बुलाया भी जा सकता है, लेकिन सवाल पूछने के लिए पुलिस को खुद आना पड़ेगा, ये भी ध्यान में रखना है। तो क्या बोलेंगे आपसे, ABD बन जाएगा, ABD। भारत के संविधान के अनुच्छेद 22 के तहत वहां कुछ प्रावधानों के अपवाद के अलावा निवारक निरोध के तहत अपवाद छोड़ दिए उन्होंने छोड़ दिया। मतलब नेशनल सिक्योरिटी एक्ट में क्या होगा, छोड़ दीजिए। जो आपका प्रिवेंशन डिटेंशन होगा आपका, वो कितने दिन का होगा, अपवाद छोड़ दिया जाए तो 3 महीने का होगा, 3 महीने का। भारतीय संविधान का आर्टिकल 22 निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? क्या शिक्षा का अधिकार है? 21A है, व्यक्तिगत स्वतंत्रता की सुरक्षा कर रहा है। क्या बोलेंगे, नहीं भैया, 22 आपका प्रिवेंशन डिटेंशन को बता रहा है। ओके, भारत के संविधान के आर्टिकल 22 के आपका सबसेक्शन 2 में किसी व्यक्ति को दंडाधिकारी के प्राधिकार के बिना किस अवधि से अधिक हिरासत में 24 घंटे में पेश करना होगा भैया, 24 घंटे में। निम्नलिखित में से मीजा का पूर्ण रूप क्या है? मीजा 1971, तो मीजा क्या है, मेंटेनेंस ऑफ इंटरनल सिक्योरिटी एक्ट है मीजा। अंतरराष्ट्रीय नहीं है, सॉरी, मेंटेनेंस ऑफ इंटरनेशनल नहीं है, मेंटेनेंस ऑफ इंटरनल सिक्योरिटी, आंतरिक सुरक्षा। देखो अभी पूछा गया है वो जेई में। राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम से संबंधित है। राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम किस बात से संबंधित है जरा बताओ, क्या एंटी सोशल एलिमेंट से? नहीं भैया, राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम कहां पर हमने पढ़ा, निवारक नजरबंदी से, प्रिवेंटिव डिटेंशन से संबंधित। टेररिज्म से थोड़ी है, टेररिज्म से तो आपका टाडा पोटा वो खत्म हो गए, अभी UAPA है उसके लिए। पब्लिक सेफ्टी से नहीं है, तो किससे है, प्रिवेंशन डिटेंशन से है। भारत में आतंकवादी गतिविधियों को रोकने के लिए निम्न में से कौन सा कानून लागू है? क्या ये पोटा लागू है? खत्म हो गया। टाडा लागू है? खत्म हो गया। पॉक्सको एक्ट आपका प्रिवेंशन ऑफ चाइल्ड एंड, ये किसके लिए, बच्चों की सुरक्षा के लिए आपका, तो UAPA लागू है। अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट अब लागू है। गैर कानूनी गतिविधियां रोकथाम अधिनियम UAPA के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। क्या बोलेंगे, UAPA जो है वो 2004 में पारित हुआ था। क्या 2004 में? इसमें आजीवन कारावास है, लेकिन उच्चतम दंड के रूप में मृत्युदंड नहीं है भैया, बिल्कुल है मृत्युदंड बिल्कुल है। आप कहेंगे 2004 नहीं भैया, 1967 में, ना तो एक ना दो, कोई सा भी ठीक नहीं है। गैर कानूनी गतिविधियां रोकथाम अधिनियम जो UAPA है, UAPA जो आतंकवादी गतिविधियों से निपटने वाले व्यक्तियों के संघों को कुछ गैर कानूनी गतिविधियां, अनलॉफुल एक्टिविटीज, तो अनलॉफुल एक्टिविटीज के लिए कब आया, 1967 में आया। अब इसको आप छोड़ देते, ये पूछा CHSL 2023 में। SSC बहुत अच्छे क्वेश्चन पूछता है साथी, बहुत अच्छे, ठीक है। वहीं पे आपका सिलेक्शन जो है वो डिफरेंशिएट उसी से होता है, उसी स्कोर से, कि आप उसको कर पा रहे हैं या नहीं। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 23 और अनुच्छेद 24 किस बारे में बताते हैं भैया, शोषण के विरुद्ध, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉइटेशन। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में मानवों की तस्करी और जबरन श्रम पर रोक है, कि भाई आप ह्यूमन ट्रैफिकिंग नहीं कर सकते, मानवों को बेचना खरीदना ये सब नहीं हो सकता, जबरन श्रम जबरदस्ती आप फोर्स लेबर नहीं करा सकते। 23 में क्या बोलोगे, 23 में फोर्स लेबर है। भारत में न्यूनतम वेतन अधिनियम, आप पूछो GD, वो CHSL से भी ऊपर है, बच्चे पढ़ते नहीं एक्ट्स को, तो वो तो CGL से आप पूछ लिया ना। मैं ये कहता हूँ ना, आपको किसी भी परीक्षा में आसान और कठिन दोनों तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं, तो आपको सिलेबस पढ़ना होता है, ना कि लेवल पढ़ना होता है, सिलेबस अच्छे से। तो क्या बोलेंगे, किस वर्ष में लागू किया गया था, 1948 में लागू किया गया था। बोले बंधुआ मजदूरी के खिलाफ अधिकार में
बंधुआ मजदूरी के खिलाफ अधिकार में न्यूनतम वेतन का भी बताया मैंने आपको, यही मैं वो कह रहा था कि रात मैंने इसको देखा प्रश्न को, वो है पीपल्स यूनियन फॉर डेमोक्रेटिक राइट्स बनाम यूनियन ऑफ इंडिया, कि न्यूनतम वेतन का अधिकार व्यक्ति का होगा। आज़ादी से पहले इस साल जबरन श्रम या वेटी के उन्मूलन पर कानून बनाया गया था। तो कब बनाया गया था? 1927 में, आज़ादी से पहले। आज़ादी से पहले श्रम या वेटी, वेटी बोलते जबरदस्ती किसी से कार्य लेना। दक्षिण में जो विजयनगर साम्राज्य था वहां पर भी होता था वेटी। निम्नलिखित में से किस वर्ष में समान पारिश्रमिक अधिनियम को, समान पारिश्रमिक अधिनियम यानी कि सबको क्या मिलेगा, आपका क्या मिलेगा, इक्वल रिम्यूनरेशन के लिए आपका 1976 में आया दोस्त, 1976 में। 1976 के समान पारिश्रमिक अधिनियम के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन है जो गलत है? 1976 का जो समान पारिश्रमिक, अब इसी से समझना होगा नाम से ही। ये भारत के कुछ हिस्सों पे क्यों लागू होगा? सभी हिस्सों पे लागू होगा। यह केंद्रीय विधान है क्या? ये सेंट्रल लेजिस्लेशन? हाँ जी, एक्ट जो है वो केंद्रीय, एक्ट की अगर हम बात कर रहे हैं तो वो केंद्रीय तो होगा ही, केंद्रीय विधान है, बिल्कुल ठीक बात है। ठीक है। यह कार्यस्थल पर महिलाओं के खिलाफ भेदभाव को रोकने का प्रावधान करता है, हाँ इसीलिए तो लाया इक्वल यानी समान। यह रोजगार के मामले में पुरुष और महिलाओं को समान पारिश्रमिक के भुगतान का प्रावधान करता है, हाँ जी करता है बिल्कुल। तो क्या हो गया? ये गलत है, ये गलत है। अनुच्छेद 24 खतरनाक नौकरियों में रिक्त स्थान से कम आयु के बच्चों के रोजगार पर रोक लगाता है, 14 वर्ष से कम के। निम्नलिखित में से कौन सा आर्टिकल है जो 24 के तहत वर्णित बाल श्रम निषेध, बाल देखो बाल और बलात्, जल्दी मत पढ़ना, वो फोर्स्ड है ये चाइल्ड है, इसका अपवाद है, बताएं कौन सा अपवाद है? 24 में क्या एक्सेप्शन था? खानों में काम करना, तो ये तो किस में आएगा? खानों में काम करना, क्या ये बाल श्रम में? बाल श्रम का अपवाद है खानों में काम करना। और आपका कारखानों में, तो ये इनका तो रोक है भैया, नहीं नहीं। ढाबे में जो घरेलू नौकर है, ढाबे में, इसको ध्यान से पढ़े, ढाबे में जो घरेलू नौकर है, ढाबे में घरेलू नौकर, तो घरेलू मतलब जिसको आपने क्या बना लिया, डोमेस्टिक सर्वेंट बना लिया है, तो क्या वो आपका लागू है? नहीं। पारिवारिक व्यवसाय से जुड़ा हुआ है, अगर किससे? घरेलू व्यवसाय से, फैमिली बिजनेस से, फैमिली बिजनेस से। ये मत कर देना कि भैया घरेलू तो घरेलू नौकर पढ़ लो, घरेलू नौकर नहीं होता, घरेलू व्यवसाय होता है। नौकर मीन्स नौकर है, ओके। तो उसके लिए ध्यान से देखना कि उसे जबरन ही कार्य कराया जा रहा है। भारत के संविधान का अनुच्छेद 24 कारखानों के परिसंकट में कार्यों से संबंधित बच्चों के नियोजन पर रोक लगाता है, ऐसा निषेध कैसा है? परिसंकट में कार्यों से, परिसंकट में कार्य मैंने बोला ना, रिस्की, हजार्डस वर्क हो या रिस्की वर्क हो कोई भी, उस पर रोक लगाए, तो क्या वहां पर आंशिक निषेध है, पार्शियल है? आप कहेंगे पूर्ण निषेध है, कंप्लीट प्रोहिबिशन है, एब्सोल्यूट जिसको हम बोलते हैं, एब्सोल्यूट प्रोहिबिशन, मतलब पूरी तरह पर। जैसे आर्टिकल 17 आपने पढ़ा, आर्टिकल 17 क्या कहता है? अस्पृश्यता का, तो वहां पर कुछ छूट थी क्या? आप कहेंगे नहीं, पूर्णतः है प्रतिबंध था वहां पर भी, पूर्णतः है प्रतिबंध, यानी कि किसी प्रकार का अपवाद नहीं है। आपने एक्सेप्शन पढ़े होंगे सभी में, 15 में एक्सेप्शन पढ़े, हमने 16 में एक्सेप्शन पढ़े, 17 में नहीं थे जैसे, ऐसे ही यहाँ पर साथी क्या बोलोगे? आर्टिकल 24 में एक्सेप्शन है घरेलू व्यवसाय के लिए, लेकिन जब पूर्ण निषेध की बात करें तो इस स्थिति में कोई भी एक्सेप्शन नहीं होगा, ठीक है, कोई भी एक्सेप्शन नहीं होगा। ये हमारी आज की क्लास हुई और आज हम खत्म कर चुके हैं आपका आर्टिकल 24 तक। अगला हमारा आर्टिकल रहेगा आर्टिकल 25 से 28। ये मैंने आपको बताया था कि हम कल की क्लास में जो पढ़ेंगे, और यही आपका होमवर्क है आज का। कल जो हम पढ़ने वाले हैं आर्टिकल 25 से 28, तो उसमें क्या बताया गया है, आर्टिकल 25 से 28 में क्या है। वीडियो जब आप बाद में देखें, तो जो भी साथी हों जिन्होंने पहले पढ़ा हो, तो उम्मीद करूँगा सब इसका उत्तर लिखेंगे। बाकी उम्मीद करेंगे, बाकी कोई बात है तो आप लिख सकते हैं। और साथी बड़े धैर्य के साथ में चलना है, मुझे कोई जल्दी नहीं है। आप में से किसी साथी को कोई जल्दी हो अगर, तो फिर उनको अपनी राह अलग चुननी होगी। जो मेरी राह में मेरे साथी बने हैं उनको पार लगाने की जिम्मेदारी मेरी है, ठीक है, क्योंकि हम धीरे चलेंगे तो चीज़ों को बहुत अच्छे से सीखेंगे, नहीं तो फिर जल्दबाजी में तो हमने भी पढ़ाया है, बाकी लोग भी पढ़ाते हैं, तो मेरे हिसाब से उसको अर्थपूर्ण चीज़ नहीं है। तो बस जरूर लिखना कि आप कक्षाओं को बहुत अच्छे से समझ रहे होंगे, और जो मैं महसूस कर रहा हूँ वो शब्द आपके मेरे पास तक भी पहुँचने चाहिए कि आपको कोई समस्या तो नहीं आ रही है ना। थैंक यू, नमस्ते, जय हिंद, जय भारत, टेक केयर, मिलते हैं साथी कल, नमस्ते।